हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो यू IAS 2023 का मेन एग्जामिनेशन संपन्न हो चुका है और जाहिर सी बात है एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद अब बारी है पेपर के एनालिसिस और पेपर के डिस्कशन की। तो इस क्रम में आज हम लोग PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर 1 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके बाद पेपर 1 के बाद फिर पेपर 2 का डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले पेपर 1 का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो आप एक सिंपल सी एनालिसिस है पेपर की, वो आपके सामने अवेलेबल है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस यूनिट में। ये एक चार्ट आपके सामने दिया गया है। आपके लिए सारे सिलेबस के जितने टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक की एक एनालिसिस दी गई है। ये फ़िलहाल डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है हमारा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एज यूजुअल जो पेपर PSIR का पूछा गया है, अगर ये पूछा जाए कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है, तो मैं कहूँगा कि नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा है और बहुत कंफर्ट जोन में है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो क्लास में डिस्कशन किया था, जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, सब कुछ उसी दायरे में है। तो आप बड़ी आसानी से पेपर को समझ सकते हैं और पेपर को कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग अलग से एनालाइज करेंगे। ये जिस तरीके से पेपर आपका डिज़ाइन किया गया है, ये उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, 5 खंड हैं, 5 सेक्शंस हैं। फिर हर क्वेश्चन में 3-3 सेक्शन होते हैं। 5वां क्वेश्चन फिर कंपलसरी है और हर क्वेश्चन में फिर 3-3 सेक्शन होते हैं। अब इसी क्रम में जिस ऑर्डर में ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसी ऑर्डर में हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले, इस ऑर्डर में सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान में मानकीय उपागम। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी लिखना है, कमेंट करना है। और इस कमेंट में जो सबसे पहला है वो है राजनीति में मानकीय उपागम, नॉर्मेटिव अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन ना, इससे आसान सा प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। तो आसान है इसको लिखना। हम लोगों ने पढ़ा है नॉर्मेटिव अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच, ये सारे अप्रोचेस हम लोगों ने पढ़े हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में किस प्रकार की पद्धतियों को अपनाया जाए, अध्ययन की पद्धति क्या हो, समस्या का समाधान करने की पद्धति क्या हो, इन बातों को लेकर के तरह तरह के अप्रोचेस, तरह तरह के उपागम अपनाए जाते रहे हैं। इन्हीं उपागमों में हम लोगों ने नॉर्मेटिव उपागम पढ़ा है। एज इट इज़ कट पेस्ट करना है, जो लिखाया है नोट्स में एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि सारे एस्पेक्ट यहाँ पर उसमें हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो क्या है नॉर्मेटिव अप्रोच, फ़िलहाल यहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। नॉर्मेटिव अप्रोच क्या कहता है? नॉर्मेटिव अप्रोच कहता है कि जो अध्ययन है वो व्हाट ऑट टू बी पर फोकस होना चाहिए, क्या होना चाहिए पर फोकस होना चाहिए। एक तरीके से ये अध्ययन की दार्शनिक पद्धति को अपनाता है, फिलॉसफिकल मेथड को अपनाता है, क्योंकि अध्ययन का तरीका एक व्यावहारिक हो सकता है, जिसको हम लोग इन अनुभविक पद्धति कहते हैं कि तथ्य क्या है, वास्तविकता क्या है। लेकिन जो मानकीय उपागम है, नॉर्मेटिव अप्रोच है, वो क्या है इसके बजाय क्या होना चाहिए, इस बात पर फोकस करता है। सही और गलत, राइट और रॉन्ग, उचित अनुचित, या फिर गुड एविल, अच्छा बुरा, इनके बीच चुनाव करता है, इनके बीच चयन का अवसर प्रदान करता है। स्वाभाविक सी बात है कि यह जब इस प्रकार के चयन के अवसर उत्पन्न करता है तो हमेशा राइट, हमेशा गुड, हमेशा उचित, हमेशा अच्छे के चयन की ओर हमें प्रेरित करता है, हमें ले जाता है। इसका जो अप्रोच है ये निर्देशात्मक अध्ययन को प्रोत्साहित करता है, प्रिस्क्रिप्टिव स्टडी मेथड को प्रोत्साहित करता है, क्रिटिकल स्टडी मेथड को प्रोत्साहित करता है कि आप चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज करके आप इस निष्कर्ष तक पहुंचिए कि वास्तव में क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बेहतर चीज़ है, क्या सबसे अच्छी चीज़ है। जैसे हम लोग, प्लेटो ने आइडियल स्टेट के बारे में कल्पना की है, तो प्लेटो का आइडियल स्टेट, प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है वो नॉर्मेटिव अप्रोच है। इसी प्रकार अरस्तु गुड लाइफ, सद जीवन, अच्छे जीवन की कल्पना करते हैं। तो प्लेटो का आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य की संकल्पना,
अरस्तु के गुड लाइफ, सद जीवन की अवधारणा, जब अध्ययन में इन बिंदुओं पर, इन पहलुओं पर बल दिया जाता है तो ये नॉर्मेटिव अप्रोच कहलाता है, मानकीय उपागम कहलाता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम व्यावहारिक धरातल पर अध्ययन करने लगते हैं तो मानकीय उपागम की उपयोगिता हमारे लिए कम होने लगती है। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस राजनीति विज्ञान में इस अध्ययन की उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगी, इसका महत्व धीरे धीरे कम होने लगा और एम्पिरिकल मेथड का महत्व बढ़ने लगा, जो अनुभविक अध्ययन पद्धति है उसका महत्व बढ़ने लगा। लेकिन जब रॉल्स ने अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया, जिसमें उन्होंने जस्टिस को फेयरनेस से डिफाइन किया और सारी बातों की चर्चा की, तो जब रॉल्स ने अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया तो थ्योरी ऑफ जस्टिस उनका नॉर्मेटिव अप्रोच के आधार पर की गई स्टडी है। क्योंकि अभी रॉल्स पर भी क्वेश्चन पूछा है इसमें, ओरिजिनल पोजीशन की कल्पना की रॉल्स ने, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के पर्दे की कल्पना की, सब कल्पना थी, स्पेकुलेशन था। जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो स्पेकुलेशन पर बेस्ड होता है, चिंतन पर आधारित होता है, तो वो भी स्पेकुलेशन पर बेस्ड था, वो भी चिंतन पर आधारित था, उसको भी कहीं भी व्यावहारिक और तथ्य से कहीं कनेक्ट नहीं किया गया। तो रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो भी मानकीय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। हालांकि जो इसकी उपेक्षा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरुआत हो गई थी राजनीतिक सिद्धांत में, वो रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस से फिर से रिवाइव हुआ, फिर से उसकी शुरुआत हुई। बस इतनी सी बात लिखनी है, छोटा सा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आपको लिखने हैं। मैंने पहले ही कहा है आपको कि जो वर्ड लिमिट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, वर्ड लिमिट से कम ही लिखने की कोशिश करें, एग्जैक्टनेस लाने की कोशिश करें कि आपके एक्सप्रेशन में एग्जैक्टनेस होनी चाहिए, कम शब्दों में अच्छी अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न करें, बहुत विस्तार देने का प्रयत्न न करें, क्योंकि जो हमारी वर्ड लिमिट्स हैं हर क्वेश्चन में अलग अलग तो हैं, लेकिन 3750 वर्ड्स लिखने हैं आपको 3 आवर्स, वो भी 3 आवर्स पूरे भी नहीं मिलते हैं, तरह तरह की आपके पास लिमिटेशंस हैं। 10 मिनट तो आपके जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करने में निकल जाते हैं, हर क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर फ्रेम करना वो समय लेगा। तो जो राइटिंग के लिए हमें इफ़ेक्टिव टाइम मिलता है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, तो इसलिए हमारा एक्सप्रेशन एग्जैक्ट हो, बस इसी पर फोकस करना चाहिए। ये बिल्कुल कोशिश मत कीजिए कि वर्ड लिमिट को एग्जैक्टली हम टच कर लें। हम लोगों ने इस बात को क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कशन किया है। एग्जैक्टनेस के साथ आंसर लिखे जाते हैं तो परफेक्टनेस के साथ नंबर भी मिलते हैं, तो अच्छे नंबर मिलते हैं अगर एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होता है। तो बस इन्हीं बातों को हमें एक्सप्लेन कर देना है। सरल सा एक्सप्लेनेशन था ये, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान आए हैं, आप देखो, अधिकारों का बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अब जो अधिकारों का बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, हम लोग अधिकारों के विषय में जानते हैं, तो अधिकारों का बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य किस बात पर वर्णन करता है? ये कहता है कि अधिकारों के विषय में हमें जो अल्पसंख्यक हैं उनके भी अधिकारों को बल देना चाहिए। बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य मेजॉरिटी के अधिकारों के बजाय सबके अधिकारों की बात करता है। तो सबके अधिकार कब सुरक्षित होंगे? जो सबके अधिकार तब सुरक्षित होंगे जब जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए, तब अधिकारों को सही तरीके से व्यावहारिक धरातल पर कल्पित किया जा सकता है, उनकी कल्पना की जा सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी वंचित समुदाय हैं, जितने भी वंचित समूह हैं, जितने भी अल्प समुदाय हैं, छोटे छोटे समुदाय हैं, छोटे छोटे समूह हैं, सबके अधिकारों की कल्पना हमें करनी होगी, सभी के अधिकारों के संरक्षण पर हमें बल देना होगा। भिखु पारिख कहते हैं कि जो अप्रवासी हैं, क्योंकि अप्रवासी भी कम समूह में होते हैं, तो अप्रवासियों के अधिकारों की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग समूह हैं। जितने भी समुदाय और समूह हैं, सबके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ तक कि अप्रवासियों के भी
अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। हालांकि विल किमिलिका अप्रवासियों के अधिकारों की रक्षा के विषय में चिंतित नहीं है, लेकिन वे बाकी सभी के अधिकारों के रक्षा के विषय में चिंतित हैं, जिनमें उनका मानना है कि बिना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के त्याग के सभी के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तो सभी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि एक के अधिकारों की रक्षा करने के लिए दूसरे की स्वतंत्रता की बलि दे दी जाए। सभी की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए और सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए सभी के अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए। यही बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है अधिकारों का, राइट्स का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इतनी छोटा छोटा सा यही डिस्कशन है। हमें इन्हीं डिस्कशंस को यहाँ पर आगे लिखना है। तो सब कुछ नोट्स में अवेलेबल हैं, ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप आसानी से देख करके और वहाँ से लिख सकते हैं। प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था के रूप में, वार ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट वार ऑफ एवरी मैन, हॉब्स कहते हैं ना। तो बस वही है, उसी पर क्वेश्चन है। तो बहुत सरल से प्रश्न है, आसान से प्रश्न है। मुझे लगता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हैं अगर इनको देखा जाए तो बहुत आसान से प्रश्न हैं। हाँ, अगर आपने पढ़ रखा है, चीज़ों को समझ रखा है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था के रूप में हम लोग जानते हैं कि हॉब्स ने स्टेट के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया है। और लेवियाथन में उन्होंने अपनी बुक लिखी है, लेवियाथन में। उस लेवियाथन में उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का विचार प्रतिपादित किया है, स्टेट ऑफ नेचर का विचार प्रतिपादित किया है कि क्यों लोग मिल करके एक अनुबंध करते हैं और उस अनुबंध के आधार पर राज्य का निर्माण करते हैं, ऐसा क्यों होता है। उसके लिए वो पहले कहते हैं कि एक व्यक्ति स्टेट ऑफ नेचर में रहता है, व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता है। उनकी प्राकृतिक अवस्था कैसी है? सबकी प्राकृतिक अवस्था अलग अलग है। लॉक की अलग है, रूसो की अलग है, हॉब्स की अलग है, पढ़ा है हम लोगों ने, जानते हैं हम लोग। तो हॉब्स ने जिस तरीके से प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है, स्टेट ऑफ नेचर की कल्पना की है, हॉब्स ने ये माना कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से अपनी तृष्णाओं का, अपनी इच्छाओं का स्वामी है और वह अपनी इच्छाओं के अधीन भी है। अपनी इच्छाओं का स्वामी भी है और वह अपनी इच्छाओं के अधीन भी है। व्यक्ति को व्यक्ति की इच्छाएं संचालित करती हैं, व्यक्ति को व्यक्ति की इच्छाएं संचालित करती हैं। उसमें व्यक्ति में अहंकार पाया जाता है, व्यक्ति में व्यक्ति में सदैव लालसा, तृष्णा का भाव पाया जाता है। और इस लालसा और तृष्णा के कारण प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ हमेशा युद्ध जैसी स्थिति में मौजूद रहता है, एकाकी होता है व्यक्ति। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट जैसी व्यवस्था होती है। लेवियाथन में हॉब्स इसी प्रकार की प्राकृतिक अवस्था का चित्र खींचते हैं और वो बताते हैं कि इसी प्राकृतिक अवस्था से फिर बाहर आने के लिए, क्योंकि इस प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति की मूल प्रकृति है, स्टेट ऑफ नेचर के लिए वह जिम्मेदार व्यक्ति की मूल प्रकृति को मानते हैं, व्यक्ति के मूल स्वभाव को मानते हैं, जिसमें व्यक्ति के स्वभाव में इन लक्षणों की कल्पना करते हैं। बेसिकली बुराइयां हैं ये सब, कि व्यक्ति घृणा का शिकार होता है, व्यक्ति एकाकीपन का शिकार होता है, व्यक्ति अहमवादी होता है, व्यक्ति हमेशा लालची होता है, स्वयं को साध्य मानता है, स्वयं को साध्य मानता है, विश्व को साधन मानता है, पूरे सब को साधन मानता है, स्वयं को साध्य मानता है, अहम केंद्रित होता है, स्वार्थी होता है। तो ये व्यक्ति के स्वार्थी और लालची होने की अवधारणा पर फोकस्ड कॉन्सेप्ट है। इसी व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर प्राकृतिक अवस्था जन्म लेती है,
जहाँ जब व्यक्ति इतना स्वार्थी होगा, इतना एकाकी होगा, तो एक दूसरे के साथ युद्ध जैसी अवस्था में व्यक्ति जिंदा रहेगा। यानी जो वातावरण बनेगा वो वातावरण शांति का नहीं होगा, वो वातावरण सौहार्द का नहीं होगा, बल्कि वो वातावरण सबको लगता है कि सबकी शक्ति बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। तो जब सबकी शक्ति बराबर है तो ऐसी दशा में युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो इसी को वार ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा देते हैं इसको हॉब्स, इस प्राकृतिक दशा को। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इतना लिखना है। तो टिप्पणी करनी है, छोटी छोटी सी बात। इसी से निकलने के लिए ही हॉब्स ने अंत में कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया था, जिसको लेवियाथन में ही उन्होंने व्यक्त किया है। तो ये हो जाएगा प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था के रूप में। नेक्स्ट देखो, फूको की शक्ति की अवधारणा। तो अब शक्ति के बारे में अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट दिए जाते रहे हैं। अलग अलग चिंतकों ने शक्ति के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं। उसी कॉन्सेप्ट में फूको ने भी शक्ति के बारे में अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। मिशेल फूको को यह श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने शक्ति के सोशियोलॉजिकल व्यू, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। वास्तव में शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति का मतलब है दूसरों पर दूसरों से कार्य करवाने की क्षमता, आदेश मनवाने की क्षमता। तो इस क्षमता के संदर्भ में, शक्ति के संदर्भ में अलग अलग चिंतकों ने अपनी राय व्यक्त की है। शक्ति के संदर्भ में फूको की जो राय है, फूको ने ये नहीं माना कि शक्ति राज्य में निहित होती है, क्योंकि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो ये मानकर चलता है कि पावर किसके पास है, शक्ति किसके पास है, राज्य के पास है, प्रशासनिक अधिकारियों के पास है, राज्य की संस्थाओं के पास है। फूको कहते हैं नहीं, ये कोर्सिव पावर है, ये अवपीड़क शक्ति है, ये ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पावर है। तो पावर का वो कौन सा नया दृष्टिकोण देते हैं? पावर का वो नया दृष्टिकोण प्रतिपादित करते हैं जिसको सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ पावर कहते हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण कहते हैं शक्ति का। इस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत वो बताते हैं, वो कहते हैं कि पावर पूरे समाज में फैली हुई है, पूरे समाज में वितरित है। परंपरागत दृष्टिकोण मानता है कि पावर ऊपर से नीचे आती है, वरिष्ठ अधिकारी नीचे पावर सौंपता है, या फिर पावर ऊपर की संस्थाओं से बहती है, या फिर यूँ कहते हैं कि पावर आम जनता में निहित होती है और संस्थाएं आम जनता से पावर ले लेती हैं। तो इस तरीके के थॉट्स दिए जाते रहे। फूको कहते हैं कि पावर, शक्ति पूरे समाज में कैपिलरीज की तरीके से फैली हुई है। जैसे हमारे शरीर में कोशिकाओं का जाल है, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ कैपिलरीज हैं, ऐसे ही लाइक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ कैपिलरीज कोशिकाओं के जटिल संरचनाओं की तरीके से पूरे समाज में शक्ति की संरचनाएं वितरित हैं, पूरे समाज में शक्ति की संरचनाएं फैली हुई हैं। शक्ति हर तरफ से आती है, शक्ति हर तरफ जाती है, कोई एक तरफ से आना और एक तरफ जाना नहीं है, प्रत्येक ओर से आती है, प्रत्येक ओर से जाती है। वो पेनॉप्टिकॉन का एग्जाम्पल देती हैं, फूको देते हैं, पेनॉप्टिकॉन का एग्जाम्पल देते हैं। पेनॉप्टिकॉन का एग्जाम्पल का मतलब क्या है? एक सर्कुलर जेल है ना, जहाँ सर्कुलर जेल बनाई जाती है जिससे कि कैदियों की सही तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जा सके, उनका सही तरीके से उन पर निगरानी रखा जा सके। तो ये पेनॉप्टिकॉन का एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि शक्ति का स्रोत कोई एक नहीं हो सकता। फूको का ये भी मानना है कि जो पावर है वो प्रोडक्टिव है, हमेशा प्रोडक्टिव है, कोअर्सिव नहीं है, अवपीड़क नहीं है। जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो पावर को अवपीड़क मानता है,
कष्ट देने वाला मानता है, किसी को नियंत्रित करने वाला मानता है, कंट्रोलर के रूप में यूज़ करता है। लेकिन जो फूको का पावर का अप्रोच है वो ये मानता है कि पावर कंट्रोलर नहीं है। तो पावर क्या है? पावर प्रोडक्टिव है, पावर उत्पादक है, संवाद से जन्म लेता है, संवाद को बढ़ावा देता है। नॉलेज इज़ पावर, जो नॉलेज इज़ पावर कहा जाता है, ज्ञान को शक्ति का रूप कहा जाता है, ये फूको के ही विचारों की देन है। तो ये फूको के शक्ति का कॉन्सेप्ट है जो पावर के रूप में उन्होंने अपने जो विचार दिए हैं, लिखा है हम लोगों ने। एज इट इज़ आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप सभी लोग जो भी क्वेश्चंस इन विगत वर्षों में पूछे गए हैं, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद आप देखिएगा कि जो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उस डिस्कशन में जितने पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या आपके आंसर में वो सारी बातें शामिल हो रही हैं या शामिल नहीं हो रही हैं। इन बातों को आप वहाँ पर अवश्य कंसीडर कीजिएगा। अगर वो बातें शामिल हो रही हैं तो आसानी से इसका मतलब आपका अप्रोच सही है, आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपका रिवीजन अच्छा है, आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और यहाँ से उसे जस्टिफाई भी करते रहिए। राजनीतिक सिद्धांत का पतन, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी, डेविड ईस्टन के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। अब डेविड ईस्टन के कॉन्सेप्ट को लेकर के देखो 2-3 प्रश्न आए हैं यहाँ पर। एक तो ये आया है और एक यहाँ पर अभी उत्तर व्यवहारवाद भी आया है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी आया है, ये भी डेविड ईस्टन से जुड़ा हुआ विचार है। तो राजनीतिक सिद्धांत का पतन, जब हम लोग व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में चर्चा की थी और हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यवहारवाद का जन्म डेविड ईस्टन ने किया था और उसके कुछ समय के बाद उन्होंने व्यवहारवाद का जन्म डेविड ईस्टन ने किया। वो क्यों किया? उन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो रहा है, इसलिए व्यवहारवाद आना चाहिए। फिर व्यवहारवाद का विचार दिया, व्यवहारवाद के फिर उन्होंने कहा कि पतन हो रहा है, डिक्लाइन हो रही है थ्योरी। फिर उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट दिया। इस तरीके से उत्तर व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ था। हम लोगों ने ये श्रृंखला पढ़ी थी। तो इस श्रृंखला से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं सीधे सीधे। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छा पेपर है, बहुत बढ़िया पेपर है। जिस बच्चे ने चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रखा है वो बहुत अच्छे से लिख करके आएगा एग्ज़ाम में। तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पहली बार 2 डिक्लाइन है पॉलिटिकल थ्योरी का। पहली बार यह माना गया कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत हैं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मानकीय अप्रोच के आधार पर अध्ययन का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए डेविड ईस्टन ने ये माना कि अब राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है और सिद्धांतों के अध्ययन में व्यावहारिक अध्ययन की उपेक्षा की जा रही है। इसलिए उन्होंने व्यावहारिकता लाते हुए और व्यावहारिकता को वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतारते हुए उन्होंने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। तो व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद पर बल देता है, वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता है, राजनीतिक विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता है। इसके पहले जो राजनीतिक सिद्धांत हुआ करते थे उनमें मूल्यों के अध्ययन पर बल दिया जाता था, यानी एक तरीके से नॉर्मेटिव अप्रोच ज़्यादा फोकस्ड हुआ करता था। जब व्यवहारवादी अध्ययन आगे बढ़ा तो कुछ दिनों के बाद व्यवहारवादी अध्ययन की ही 1970 के डिकेड में, 1970 के दशक में डेविड ईस्टन ने स्वयं आलोचना की और उन्होंने कहा कि व्यवहारवाद का अध्ययन अपने मार्ग से भटकता जा रहा है। व्यवहारवाद का अध्ययन जिस उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया था कि यह तार्किक प्रत्यक्षवाद के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन को प्रोत्साहित करेगा और व्यावहारिक घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण, व्यावहारिक अध्ययन प्रस्तुत करेगा, यह अपने उद्देश्य से भटकता जा रहा है। यह नॉर्मेटिव अप्रोच की ओर फिर से झुकता जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि फिर से सेकंड डिक्लाइन हो रही है पॉलिटिकल थ्योरी का और इस सेकंड डिक्लाइन से निपटने के लिए
इस राजनीतिक सिद्धांत के द्वितीय पतन से निपटने के लिए उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा की। इस उत्तर व्यवहारवाद में उन्होंने तार्किक प्रत्यक्षवाद को मूल्यों से संयुक्त करने पर बल दिया कि मूल्यों को भी शामिल किया जाए और तार्किक प्रत्यक्षवाद को भी शामिल किया जाए। जो अध्ययन हो वो प्रासंगिक तरीके से किया जाए। वो आगे अभी क्वेश्चन फिर पूछा गया है, तो एक ही टॉपिक से मिलते जुलते दो क्वेश्चन बन गए हैं, सेम टॉपिक से दो क्वेश्चन आ गए हैं। तो इस बार पॉलिटिकल थ्योरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली है एग्ज़ाम में, ऐसा लगता है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत का पतन है। तो दो पतन के बारे में हमें यहाँ पर उल्लेख लिखना है और कंक्लूड करते समय हमें बताना है कि पहले पतन के जवाब में व्यवहारवाद का जन्म हुआ और जब दूसरा पतन हुआ तो दूसरे पतन के जवाब में उसके उत्तर में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विषय में हो जाएगा। तो ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, अब फुल क्वेश्चन आ जाते हैं। पेपर में आपने देखा होगा, जैसे हमने बताया था शुरू में, इसीलिए पेपर भी आपको दे दिया गया है। तो ये पहले क्वेश्चन में ये जो 5 क्वेश्चन हैं, 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब 2, 3, 4 फिर 5वां कंपलसरी होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है, समकालीन लोकतंत्र की सफलता राज्य द्वारा अपनी शक्ति को सीमित करने में निहित है, स्पष्ट कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। PSIR नहीं पढ़े तब भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं ना। तो आसान है प्रश्न, GS जैसा क्वेश्चन है। समकालीन लोकतंत्र की सफलता राज्य द्वारा अपनी शक्ति को सीमित करने में निहित है। स्वाभाविक सी बात है ना। समकालीन लोकतंत्र का मतलब हो गया कि जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान युग में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में। तो वर्तमान युग ग्लोबलाइजेशन का युग है। 1990s से जब से वैश्वीकरण की अवधारणा को विस्तार मिला है, वैश्वीकरण ने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। उन परिवर्तनों से लोकतंत्र के भी विस्तार को वृद्धि मिली है या लोकतंत्र के महत्व में भी वृद्धि हुई है। ये हम सब लोग जानते हैं कि शासन की जितनी प्रचलित व्यवस्थाएं हैं, उन प्रचलित व्यवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली लोकतंत्र मानी जाती है आज की प्रचलित शासन व्यवस्थाओं में। तो जो समकालीन विश्व है, उस समकालीन विश्व में भी लोकतांत्रिक शासन पर बल दिया जाता रहा। तो अब समकालीन लोकतंत्र की सफलता कैसे होती है? तो समकालीन लोकतंत्र की सफलता लोगों की भागीदारी पर निर्भर होगी। लोकतंत्र की सफलता कैसी भी हो, प्राचीन हो, आधुनिक हो, कैसी भी हो, हमेशा लोगों की भागीदारी पर ही मुख्य बात है कि लोगों की भागीदारी पर निर्भर करती है। और जैसे लोगों की भागीदारी तब प्रभावी तरीके से हो सकती है जब लोगों को भागीदारी के अवसर दिए जाएं। जब लोगों की भागीदारी के अवसर होंगे तो राज्य की भूमिका उसकी तुलना में कम हो जाएगी। जब लोगों की भागीदारी घटती जाएगी तो राज्य की भूमिका और राज्य का वर्चस्व बढ़ता जाएगा, और जब लोगों की भागीदारी बढ़ती जाएगी तो राज्य की भूमिका और राज्य का वर्चस्व कम होता जाएगा। ये एक क्वेश्चन है इसकी। तो आप इसमें बताएंगे कि जो समकालीन लोकतंत्र है, वो समकालीन लोकतंत्र हमेशा सब्सटेंशिव डेमोक्रेसी को लेकर के आगे बढ़ता रहा है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर बल दिया जाता है कि ऐसे मूल्यों को प्रभावी तरीके से स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर ऐसे मूल्यों की स्थापना में बहुत सारी चुनौतियां भी विद्यमान रही हैं। हम जानते हैं आज भी जो थ्योरेटिकली इक्वालिटी और लिबर्टी आज भी नहीं है कहीं भी, सैद्धांतिक रूप में तरह तरह की सीमाएं हैं उसमें। दूसरा जो प्रोसीजरल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को लेकर के ज़्यादा फोकस किया जाता रहा समकालीन विश्व में। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करते रहे, संवैधानिक सरकार की बात करते रहे, हम निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन पद्धति को विकसित करने पर बात करते रहे, वयस्क मताधिकार को मजबूत बनाने पर बात करते रहे। इनके माध्यमों से हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाने की, लोकतंत्र को सफल बनाने की हमने चेष्टा की है।
लेकिन सही अर्थों में लोकतंत्र की सफलता केवल प्रक्रियात्मक लोकतंत्र नहीं बल्कि तात्विक लोकतंत्र, सब्सटेंशिव डेमोक्रेसी को भी मजबूत बनाने में निहित है। अब ये केवल लिखने का तरीका है, आप बिना इन शब्दों का प्रयोग किए जीएस में लिख रहे हैं तो बिना इन शब्दों का प्रयोग किए भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं तो इन शब्दों का, इन कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर लीजिए। हम लोगों ने लिखे हैं, एक्सप्लेन किए हैं इन सब के बारे में। तो सब्सटेंशिव डेमोक्रेसी को भी हमें मजबूत करना होगा। लोगों को समानता, स्वतंत्रता के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने होंगे। धीरे धीरे इस दिशा में प्रयत्न करना होगा। एक दिन में सब सारे परिवर्तन नहीं हो जाते, धीरे धीरे इस दिशा में प्रयत्न करना होगा। और जैसे जैसे लोगों की इक्वालिटी, लोगों की फ्रीडम, इन सब के लिए प्रयास किए जाएंगे, लोगों को शक्ति संपन्न बनाया जाएगा, लोगों को जागरूक बनाया जाएगा, लोगों की लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, उसी अनुपात में सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा अपने शक्तियों के मनमाने प्रयोग के अवसर भी कम होने लगेंगे। राज्य के द्वारा अपने शक्तियों के प्रयोग के अवसर भी सीमित होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी गवर्नमेंट की शुरुआत हो जाएगी। सिविल समाज के माध्यम से, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाने लगेगा। सिविल समाज, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से शासन सत्ता के संचालन की संकल्पना को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार जैसे जैसे लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे राज्य की शक्ति सीमित होगी या राज्य की शक्ति पर नियंत्रण लगेगा, राज्य के मनमानेपन पर नियंत्रण लगेगा, और उसी अनुपात में लोकतंत्र की सफलता की मात्रा बढ़ती जाएगी। इस प्रकार यह लोकतंत्र की केवल मात्रात्मक सफलता नहीं बल्कि लोकतंत्र की गुणात्मक सफलता पर भी बल देता है। तो क्यों? क्योंकि हम लोगों को भागीदारी निभाने का अवसर तभी देंगे, हम लोगों को भागीदारी निभाने का अवसर तभी देंगे जब लोगों में वो समझ होगी कि आप अपने हितों को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जब आप अपने हितों को अच्छी तरीके से समझते हैं तभी आपको लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर दिया जाएगा, और लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर मिलेगा तो राज्य की शक्ति सीमित हो जाएगी। जैसे स्विट्जरलैंड में स्टेट यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करना चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता ने जब रेफरेंडम कराया गया तो रेफरेंडम में वहाँ की जनता ने मोर देन 85% पीपल ने इसके अगेंस्ट में वोटिंग कर दी कि नहीं चाहिए हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो राज्य के चाहते हुए भी राज्य को इस कॉन्सेप्ट को विड्रा करना पड़ा। राज्य नहीं लागू कर पाया यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सेप्ट को कि हर किसी को एक न्यूनतम धनराशि राज्य के द्वारा दी जाए, चाहे काम मिले या ना मिले। वहाँ की जनता ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जागरूकता का प्रदर्शन किया। तो जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ी, जैसे लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी, सजग तरीके से हिस्सेदारी बढ़ी, वैसे राज्य की शक्ति सीमित हो गई। राज्य नहीं निर्णय ले पाया, राज्य भूमिका नहीं निभा पाया निर्णय लेने में। तो इस प्रकार समकालीन लोकतंत्र की सफलता लोगों की भागीदारी की अपेक्षा करती है, और लोगों की भागीदारी जैसे जैसे बढ़ेगी उसी अनुपात में न केवल समकालीन लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि राज्य के द्वारा अपने शक्तियों के प्रयोग के सीमित अवसर भी उत्पन्न होते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाज गुड। अगला है, रॉल्स के उदार स्व का विचार बहुत अधिक व्यक्तिवादी है। इस संदर्भ में रॉल्स के न्याय सिद्धांत की समुदायवादी आलोचना को स्पष्ट कीजिए। अब रॉल्स ने जो थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया, हम लोगों ने पढ़ा है कि रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो थ्योरी ऑफ फेयरनेस है, निष्पक्षता का सिद्धांत है। रॉल्स ने जब न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने 3 बातें बताई, उन 3 बातों के प्रतिपादन में स्वतंत्रता, समानता, डिफरेंस प्रिंसिपल ना, इन 3 बातों पर बल दिया। इन 3 बातों पर बल देने से पहले उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन की कल्पना की, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के पर्दे, ओरिजिनल पोजीशन। और इस ओरिजिनल पोजीशन में उन्होंने यह कल्पना की, एक कल्पना है उनकी, इसीलिए नॉर्मेटिव अप्रोच, रॉल्स का अप्रोच नॉर्मेटिव अप्रोच वाला रहा है।
एक चिंतन है उनका केवल कि कांट की तरीके से, क्योंकि रॉल्स के विचार कांट से प्रेरित हैं, लिखा है हम लोगों ने अपने नोट्स में। रॉल्स के विचार कांट से प्रेरित थे। जिस तरीके से कांट व्यक्ति को नैतिक मानते हैं, व्यक्ति को तर्क बुद्धि से प्रधान मानते हैं, उसी तरीके से रॉल्स ने भी व्यक्ति को तार्किक माना है, नैतिक माना है, न्याय बोध, सेंस ऑफ जस्टिस, इंट्यूशन ऑफ जस्टिस, न्याय बोध से संपन्न माना है। और इस प्रकार उन्होंने जिस व्यक्ति की कल्पना की है वह एक स्वार्थपरायण व्यक्ति है, सेल्फ इंटरेस्ट वाला व्यक्ति है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, वो स्वार्थपरायण है, लेकिन वो स्वार्थी नहीं है। स्वार्थ से प्रेरित है लेकिन स्वार्थी नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसकी स्वार्थपरायणता में अपने हित की बात है, लेकिन अपने हित की बात करने में अहंकार नहीं है। जब हम लोग स्वार्थ को एक बुराई के रूप में देखते हैं, जब वो स्वार्थ अहंकार में बदल जाता है, तो जो रॉल्स का स्वार्थ है, स्वार्थपरायणता है, सेल्फ इंटरेस्टेड व्यक्ति है, उसमें इगोइज्म नहीं है, अहंकार नहीं है, तो स्वार्थी अहंकारी व्यक्ति नहीं है। लेकिन व्यक्ति सेल्फ इंटरेस्टेड है, अपने हित से प्रेरित होता है, और अपने हित से प्रेरित होकर के किस तरीके से व्हील ऑफ इग्नोरेंस से निकलने के लिए फिर न्याय की कल्पना उन्होंने की है। 3 बातें कि भाई स्वतंत्रता होनी चाहिए, डिफरेंस प्रिंसिपल होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने न्याय के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। फिर आगे चल करके तो जो उदार स्व का विचार है, वो व्यक्ति पर केंद्रित है, व्यक्तिवादी विचार है, स्वार्थपरायण विचार है, सेल्फ सेंटर्ड थॉट है, लेकिन स्वार्थी अहंकारी विचार नहीं है। ये बात बताएंगे हम लोग। फिर ये कह रहा है कि इस संदर्भ में रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। तो रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना करनी है, तो अब न्याय के सिद्धांत की आलोचना, वो भी समुदायवादी आलोचना करनी है। तो समुदायवादी में वाल्जर आदि चिंतक हैं जो समुदायवादी हैं। उन्होंने रॉल्स के इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि भाई रॉल्स ने जिस मूल स्थिति की कल्पना की, ओरिजिनल पोजीशन की कल्पना की कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वार्थी है, व्यक्तिवादी अवधारणा की बात की, ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति समुदाय के प्रति ऋणी होता है, समाज के प्रति ऋणी होता है, समाज से उसके सरोकार होते हैं, समाज से उसका इंटरेक्शन होता है। तो व्यक्तिवादी के बजाय समुदायवादी दृष्टिकोण की बात की गई। तो जब समुदायवादियों ने रॉल्स के इस सिद्धांत की आलोचना की, तो इस सिद्धांत की आलोचना के प्रत्युत्तर में रॉल्स ने फिर से अपने विचारों का प्रतिपादन किया, जिसे पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक बुक में उन्होंने बताया। और पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक बुक में उन्होंने समुदायवादियों का प्रत्युत्तर देते हुए, यानी समुदायवाद की आलोचना के आधार पर अपने थॉट में उन्होंने फिर संशोधन किया। और अपने थॉट में संशोधन करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मान लेते हैं जो रॉल्स जो न्याय का सिद्धांत है वो सर्वसमावेशी सिद्धांत नहीं है, यूनिवर्सल थ्योरी जैसा नहीं है, सर्वसमावेशी नहीं है, लेकिन वो ओवरलैपिंग है, यानी सब के लिए अगर नहीं है तो कुछ लोगों के लिए तो है ही। तो समुदाय का जो दृष्टिकोण समुदायवादियों ने आलोचना के माध्यम से शामिल करने की कोशिश की कि रॉल्स का सिद्धांत वो व्यक्तिवादी है, वो केवल एक व्यक्ति के न्याय की बात करता है, न्याय को एक व्यक्ति के नज़रिए से देखता है, जबकि न्याय को हमें समुदाय के नज़रिए से, समाज के नज़रिए से देखना चाहिए। इसलिए जो न्याय की अवधारणा है वो समुदाय परक होनी चाहिए बजाय व्यक्ति परक होने के। तो रॉल्स ने जो एक तरीके से यूनिवर्सल तरीके से इसको सैद्धांतिक रूप देने का प्रयत्न किया, समुदायवाद इसे समुदाय आधारित न्याय के रूप में प्रतिपादित करने का प्रयत्न करता है। और रॉल्स आगे चल करके इस विचार के आधार पर पॉलिटिकल लिबरलिज्म में अपने विचार को
संशोधित भी करते हैं और ओवर आर्किंग के बजाय, सर्वसमावेशी के बजाय ओवरलैपिंग का विचार प्रतिपादित करते हैं। तो ये रॉल्स के उदार स्व का विचार जो दिया गया है, हम लोग इसी के संदर्भ में यहाँ पर यानी तीनों बातें यहाँ पर लिखनी है। एक तो उदार स्व की व्याख्या बतानी है, सेल्फ इंटरेस्टेड वाला बताना है, फिर समुदायवादियों ने जो आलोचना की वो आलोचना बतानी है, और इस आलोचना के बाद जो उत्तर दिया गया है, प्रत्युत्तर दिया गया है, वो प्रत्युत्तर भी बताना है, वो रिस्पॉन्स भी बताना है। तभी क्वेश्चन का फॉर्मेट पूरा होगा, तभी आंसर का फॉर्मेट पूरा होगा, तभी क्वेश्चन की नीड पूरी होगी। केवल अगर आलोचना पर ही हम लोग कंक्लूड कर देंगे, आलोचना पर ही हम लोग समाप्त कर देंगे, तो आंसर की नीड पूरी नहीं होगी, क्वेश्चन की नीड पूरी नहीं होगी। क्वेश्चन की नीड पूरी तभी होगी जब हम लोग इसे पॉलिटिकल लिबरलिज्म तक ले जाएंगे, रॉल्स के समुदायवादियों की आलोचना तक ले जाएंगे हम लोग, तब आंसर की नीड पूरी होगी। अब देखो 2C कहता है, उत्तर व्यवहारवाद में प्रासंगिकता के नियम क्रिया विज्ञान की महत्ता का समर्थन करते हैं, विश्लेषण कीजिए। क्रेडो ऑफ रेलेवेंस, तो ये भी अभी हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, अभी कर लेते हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद में प्रासंगिकता के नियम, देखो जब हम लोगों ने उत्तर व्यवहारवाद पढ़ा था तो हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि उत्तर व्यवहारवाद दो बातों पर मुख्यतः फोकस करता है। कौन कौन सी दो बातें हैं जिस पर फोकस करता है? एक है प्रासंगिकता पर, रेलेवेंस पर, और दूसरा है एक्शन पर, कार्रवाई पर। एक्शन, रेलेवेंस। रेलेवेंस और एक्शन इसी पर बल देता है, दो बातों पर। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत के द्वितीय पतन की प्रतिक्रिया थी, है ना। अब आप लिखने में ऐसे लिखोगे, डेविड ईस्टन ने ही द्वितीय पतन की घोषणा की। राजनीतिक सिद्धांतों की अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, और डेविड ईस्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद के जन्म की घोषणा की। और उन्होंने द्वितीय राजनीतिक सिद्धांत के द्वितीय पतन की घोषणा इसलिए की क्योंकि उन्होंने माना कि व्यवहारवाद जो समकालीन समस्याएं थीं, उन समकालीन समस्याओं के समाधान के लिए प्रासंगिक नहीं रह गया था। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा करते हुए सबसे पहली बात ही उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इसे समकालीन समस्याओं के समाधान के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। तो प्रासंगिकता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अलावा जो समस्याओं का समाधान करना है, उस समस्याओं के समाधान के लिए एक्शंस भी लिए जाने चाहिए, कार्रवाइयाँ भी की जानी चाहिए। कैसे एक्शंस लिए जाने चाहिए, कैसे कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए जिससे किसी निर्णय तक पहुंचा जा सके, ऐसे एक्शंस लिए जाने चाहिए, समस्या का समाधान किया जा सके, समस्या के समाधान तक हम पहुंच सकें। तो केवल चिंतन के धरातल पर सीमित नहीं रह जाना चाहिए कि बस हमने चिंतन दे दिया और उसी चिंतन के आधार पर अब आप सोचते रहिए, आप भी चिंतन करते रहिए। ये नहीं है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद मानता है कि ठोस जवाब चाहिए हमें हर सवाल का, हमें हर समस्या का ठोस समाधान चाहिए। और यह ठोस समाधान कैसे मिलेगा? यह ठोस समाधान तार्किक प्रत्यक्षवाद को शामिल करने पर भी बल मिलेगा, तार्किक प्रत्यक्षवाद को शामिल करने पर मिलेगा, और मूल्यों का भी समावेश करना होगा। तो जो व्यवहारवाद था, उस व्यवहारवाद में तार्किक प्रत्यक्षवाद को ज़्यादा फोकस किया गया, वैज्ञानिकता पर ज़्यादा फोकस किया गया, मूल्यों की उपेक्षा हो गई। लेकिन जो उत्तर व्यवहारवाद है वो दोनों के समन्वय की बात करता है कि भाई तार्किक प्रत्यक्षवाद पर भी बल दो और मूल्यों पर भी बल दो, दोनों बातों पर बल दो। वैज्ञानिक अध्ययन पर भी बल दिया जाना चाहिए और मूल्यों पर भी बल दिया जाना चाहिए। इस आधार पर हमें समस्याओं के प्रासंगिक समाधान खोजने चाहिए
हर समाधान को निर्णय तक पहुंचाना चाहिए, ऐसा निर्णय जिसको लेकर व्यवहार में कार्रवाई हम लोग कर सकें, जिसके लिए व्यवहार में कदम उठाए जा सकें, ऐसे कदम इस दिशा में प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो ये जो अध्ययन का उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, ये समकालीन परिप्रेक्ष्य में सबसे आधुनिक दृष्टिकोणों में से शामिल है। तो ये उत्तर व्यवहारवादी उपागम है। आसान सा है, इतना सारा लिख लेंगे। 7 पॉइंट्स हमने लिखाए हैं, उसमें 7 एलिमेंट्स लिखाए हैं उत्तर व्यवहारवाद के, वो सारे 7 एलिमेंट्स भी हम लोग लिख देंगे। इसमें से कुछ हमने बता ही दिए, बाकी सारे व्यवसायों को राजनीति विज्ञान से संबद्ध करना चाहिए और ये सारी बातें जितनी हैं वो सारे 7 एलिमेंट्स लिख देंगे, हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, ये तो सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन कहता है, फासीवाद संसदीय लोकतंत्र के प्रति एक दुविधापूर्ण होना चाहिए, दुविधापूर्ण रुख को प्रदर्शित करता है, एम्बिवेलेंट स्टांस, विरोधी रुख हो गया। तो फासीवाद संसदीय लोकतंत्र के लिए, अब फासीवाद क्या है, संसदीय लोकतंत्र क्या है, दोनों आप जानते हो। संसदीय लोकतंत्र का मतलब है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था जहां सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यही है संसदीय लोकतंत्र। और फासीवाद क्या है, फासीवाद का आशय डिक्टेटरशिप है, एक व्यक्ति की ऐसी तानाशाही व्यवस्था है जहां राष्ट्रवाद के नाम पर सारी शासन सत्ता संचालित की जाती है और सारी शक्तियां एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाती हैं और एक व्यक्ति का निरंकुश शासन जन्म लेता है, जैसे जर्मनी, जापान, इटली फासीवादी शासन के उदाहरण रहे हैं। तो चूंकि कभी कभी लोकतंत्र में भी ये आलोचना की जाती है कि सरकारें फासीवादी हो रही हैं, सरकार का रवैया फासीवादी हो रहा है, तो इसी नज़रिए से आप कह सकते हो कि शायद वहाँ से ये परिप्रेक्ष्य ग्रहण किया गया होगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप जीएस बिना पीएसआईआर को पढ़े भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि फासीवाद संसदीय लोकतंत्र का एक दुविधापूर्ण रुख प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि फासीवाद में एक ही व्यक्ति का निर्णय चलता है, बाकी जनता की भागीदारी नहीं होती। फासीवाद कहता है कि राष्ट्र के हित के नाम पर जनता को अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर देना चाहिए, अपनी समानता, स्वतंत्रता के अधिकारों का त्याग कर देना चाहिए। तो जनता के समर्पण की मांग करता है, जनता के अधिकारों के समर्पण की मांग करता है। स्वाभाविक सी बात है, निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केंद्रित होती है। ऐसी निर्णय प्रक्रिया में जो निर्णयकार होता है, डिक्टेटर होता है, वो लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वह लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जबकि संसदीय लोकतंत्र इससे ठीक विपरीत होता है। संसदीय लोकतंत्र में लोगों की चुनी गई सरकार होती है, निर्वाचित सरकार होती है, और यह निर्वाचित सरकार प्रत्येक निर्णय के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। निर्णय की प्रक्रिया में यह लोगों को भागीदार भी बनाती है। संसदीय लोकतंत्र की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि लोगों की कितनी गुणवत्तापूर्ण भागीदारी होती है, जबकि फासीवाद लोगों को भागीदारी से, लोगों को सरकार में हिस्सेदारी से पूर्णतः वंचित रखता है। फासीवाद केवल और केवल डिक्टेटर की भूमिका पर बल देता है। तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप वाली जो प्रणाली है वही फासीवादी प्रणाली के रूप में जानी जाती है, तो जहां जनता की भागीदारी का कोई मतलब नहीं होता। इसी भाव को लेकर के हमको समझाना है। तो फासीवाद और संसदीय लोकतंत्र दोनों अपोजिट संकल्पनाएं हैं, दोनों परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं। इसी बात को लिखना है, दुविधापूर्ण रुख प्रदर्शित करता है। एक्सप्लेन, बहुत सरल से क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ये देखो, अफर्मेटिव एक्शन पर है, सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का जितना दृढ़ समर्थन किया जाता है उतनी ही कठोर आलोचना भी की जाती है। इस कथन का समानता के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। तो सारी चीज़ें लिखी हैं हम लोगों ने, पक्ष विपक्ष सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं।
तो ऐसे प्रश्न तो आपके सामान्य ज्ञान पर आधारित है जो फांसीवादी है। हालांकि हम लोगों ने फांसीवादी भी डिटेल में लिखा है, हम लोगों ने डेमोक्रेसी भी पढ़ रखा है डिटेल में, तो आसानी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नोट्स में से एज इट इज़ मिल जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट करना है बस, एकदम सीधे सीधे से आंसर मिल रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नोट्स में लिखा है, आपको नोट्स में जो चीज़ें लिखी हैं उनसे आपको इन्फरेंस ड्रा करना है, उनसे आपको निष्कर्ष निकालना है कि कैसे हम दो संकल्पनाओं को कनेक्ट करते हैं और कैसे दो संकल्पनाओं को कनेक्ट करके हम अपनी नई एनालिसिस कर सकते हैं, नई व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पर यही करना है हम लोगों को। फांसीवाद हम लोगों ने अलग से लिख रखा है, विचारधारा में हम लोगों ने पढ़ा है, फासिज्म तो अलग से हम लोगों ने पढ़ रखा है, संसदीय लोकतंत्र के बारे में हम लोगों ने अलग से पढ़ाई कर रखी है, जानते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या भारत में चैलेंजेस हैं, कैसे उन्हें सफल बनाया जाए, क्या सारी एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। भारत ब्रिटेन दोनों की तुलना भी हम लोगों ने संसदीय लोकतंत्र की है। तो बस आपको वहाँ का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और यहाँ का जो फांसीवाद है, दोनों को कनेक्ट करना है, दोनों को कंपेयर करना है। तो अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आसानी से ये कनेक्टिविटी हो सकती है, आसानी से ये कंपैरिजन आप कर सकते हो। सकारात्मक कार्रवाई, ये भी कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है पूरा नोट्स में। तो सकारात्मक कार्यवाही नीतियों का जितना दृढ़ समर्थन किया जाता है उतनी ही कठोर आलोचना भी की जाती है। तो सकारात्मक कार्यवाही क्या होता है? सकारात्मक कार्यवाही का मतलब है रिजर्वेशन, जैसे समझ लो, है ना, कि जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, वंचित समुदाय होते हैं, उन कमज़ोर वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए, वंचितों के हितों के संरक्षण के लिए उन्हें नियुक्तियों में, पदोन्नतियों में, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में उन्हें जो विशेष सुविधा दी जाती है, आरक्षण कह सकते हो आप उसे, आरक्षण दिया जाता है या विशेष सुविधा दी जाती है, इसी को सकारात्मक कार्यवाही की जाती है। लेकिन अब इस सकारात्मक कार्यवाही के पक्ष भी हैं, अच्छे पॉइंट भी हैं कि भाई समाज में बहुत दिनों तक उनके साथ भेदभाव किया गया, इसलिए अब यह अवसर है कि इस भेदभाव को ख़त्म करके उन्हें भी समाज में वांछित दर्जा दिलाया जा सके, वांछित स्तर दिलाया जा सके। जो समता का सिद्धांत है थोड़ा सा गले की स्थिति नाजुक है, अच्छी नहीं है, इसलिए बार बार मुझे पानी का सहारा भी लेना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं। तो जो समता का सिद्धांत है, इक्वालिटी की थ्योरी है, वो भी ये डिमांड करता है कि भाई आप जो वंचित वर्ग हैं, वंचित वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं दीजिए और उनके लिए भी, उनको भी बराबरी का अवसर दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, और अगर वे अपॉर्चुनिटी में पीछे हैं तो उनको विशेष रूप से दर्जा दे करके और उन्हें भी समाज के समान रूप में न्याय दिलाने का प्रयत्न किया जाए, सामाजिक न्याय की स्थापना हो, सामाजिक समता की स्थापना हो। ये सकारात्मक कार्यवाही इसका समर्थन करती है। लेकिन इसका विरोध भी होता है क्योंकि इसको रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि ये एक तरीके का नया भेदभाव है, जहाँ ऐसा भेदभाव है जहाँ योग्यता के बजाय वरीयता पर ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि योग्यता का मतलब है कि भाई जो योग्य हैं उनको आगे आने दो, सबको बराबर का मौका दो। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि जो योग्य हैं उन सबको आगे आने दो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तो आगे आने में कुछ लोगों को वरीयता दी जा रही है, कुछ लोगों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है और कुछ लोगों को प्रेफरेंस के आधार पर आगे आने का मौका दिया जा रहा है। तो ये तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है एक तरीके का। यह भी आलोचना की जाती है कि भाई मान लो हमारे पूर्वजों ने गलती की, उनको वंचित रखा उनके अधिकारों से, तो अगर हमारे पूर्वजों ने गलतियाँ की और उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा, तो हमारे पूर्वजों की गलती की सज़ा हमको क्यों दी जा रही है? जो हमारे पूर्वजों ने गलती की वो कर दी, अब उसकी सज़ा पूर्वजों को मिलनी चाहिए थी, हमको क्यों मिल रही है? हमने तो गलती की नहीं, ये दंड तो हमको नहीं मिलना चाहिए, हमको तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, योग्यता के बराबर के आधार पर सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, इनको वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। नवरूढ़िवादी भी इसी तरीके से इस कदम की आलोचना करते हैं कि भाई इस तरीके से अगर हम लोग वंचितों को अलग से अवसर की समानता के आधार पर अगर हम उनको महत्व देते हैं, उनको
विशेष अधिकार देते हैं, तो ये सही अर्थों में समानता के अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि ये समानता कहाँ हुई कि आप कुछ लोगों को वंचित के नाम पर विशेष दर्जा दे रहे हैं और कुछ लोगों को संपन्न के नाम पर उन्हें वंचित कर रहे हैं। ये तो असमानता हो गई, ये भी समानता नहीं हुई। तो समानता की व्याख्या को लेकर के नए नए दृष्टिकोण आते रहे हैं, प्लस माइनस दोनों विचार प्रतिपादित किए जाते रहे हैं। लिखा है हम लोगों ने इन सारी बातों को। तो इसी संदर्भ में जो समानता का सिद्धांत है, इसमें अफर्मेटिव एक्शन को प्लस माइनस पक्ष विपक्ष दोनों के संदर्भ में विचार दिए गए हैं। हम लोगों ने अभी चर्चा की, सब कुछ हम लोगों ने लिख रखा है। निष्कर्ष क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, बहुत कठिन होता है अफर्मेटिव एक्शन का निर्धारण करना, लेकिन ये बात वास्तविक रूप से तथ्य है, व्यावहारिक रूप से ये सच है कि जो लोग समाज में पीछे हैं और उनके पास आगे आने के साधन नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए विशेष प्रयत्न तो की आवश्यकता तो अनुभव होती ही है। एक ऐसे बैकअप की आवश्यकता होती है, एक ऐसे पुश की आवश्यकता होती है जिससे वह अन्य लोगों के साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सके। तो ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इस रूप में समर्थन में। अगला क्वेश्चन है, यूरो केंद्रवाद उत्तर उपनिवेशवादी राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य एवं प्रेरक शक्ति दोनों है। अब एज इट इज़ कॉपी पेस्ट यहाँ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन यूरो केंद्रवाद और उपनिवेशवादी दोनों संकल्पनाओं को हम लोग उत्तर उपनिवेशवादी या नव उपनिवेशवादी भी कहते हैं, दोनों संकल्पनाओं को कनेक्ट करके हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। यूरो केंद्रवाद क्या कहलाता है? यूरोसेंट्रिज्म वेस्टर्न मॉडल को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है कि जो वेस्टर्न मॉडल है, जो पाश्चात्य मॉडल है, वो सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। और उत्तर उपनिवेशवादी मॉडल क्या कहलाता है? जो उत्तर उपनिवेशवादी राजनीतिक सिद्धांत है, वो ये मान करके चलता है कि जो उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांतों का जो कनेक्ट है, उनका जो संपर्क है या संबंध है, वो ग्लोबल साउथ से है। ग्लोबल साउथ का मतलब जो दक्षिण के देश हैं, जो ज़्यादातर यूरोपीय देशों के या पाश्चात्य देशों के उपनिवेश रह चुके हैं। तो इन देशों में अब उत्तर उपनिवेशवाद, इन देशों में जो नई व्यवस्था निर्मित की जा रही है, उस व्यवस्था को उत्तर उपनिवेशवादी व्यवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आज भी जो पाश्चात्य व्यवस्था के लक्षण हैं वो मौजूद हैं, और इसके अलावा ये अपने नए व्यवस्थाओं को जन्म दे रहे हैं। तो अब इस बात पर बल दिया जा रहा है कि जो उत्तर उपनिवेशवाद है, वो अपनी पृष्ठभूमि, अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्कृति, अपने परिवेश, अपने वातावरण के आधार पर ये अपने को विकसित करे, यानी विकास का स्वप्रेरित मॉडल होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड मॉडल होना चाहिए, बजाय इसके कि आयातित मॉडल हो। तो जो यूरो केंद्रवाद है वो आयातित है, और जो उत्तर उपनिवेशवादी है वो सुई जेनेसिस है, यानी स्वयं विकसित किया हुआ है अपनी परिस्थितियों के आधार पर। तो इसी बात को केंद्र में लिख करके हमें यहाँ पर करना है। तो ये जो यूरो केंद्रवाद है, ये पाश्चात्य मॉडल है, एक तरीके से पाश्चात्य की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करता है। और जो उत्तर उपनिवेशवादी मॉडल है, ये बहुसंस्कृतिवाद और इन सारी बातों को लेकर के विविधता, स्वदेशी, मॉडल, इन सारी बातों को लेकर के आगे बढ़ता है। तो अब ये कह रहा है कि यूरो केंद्रवाद उत्तर उपनिवेशवादी राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य और प्रेरक शक्ति दोनों है। यूरो केंद्रवाद उत्तर उपनिवेशवादी राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य भी है और प्रेरक भी है। तो कैसे है? बेसिकली जो पाश्चात्य संस्कृति है, ग्लोबलाइजेशन के बाद उसी पाश्चात्य संस्कृति का यूनिवर्सलाइजेशन किया गया, जो निजीकरण पर आधारित है। अगर आर्थिक क्षेत्र में देखें तो जो निजीकरण पर आधारित है, उदारीकरण पर आधारित है, ऐसी ही व्यवस्था आगे बढ़ी पाश्चात्य देशों से। जो संस्कृति अगर है तो सांस्कृतिक क्षेत्र में
हम लोग सबके अधिकारों का समर्थन करते हैं, कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की बात करते हैं, लोगों के स्वतंत्रता और समता के अधिकारों पर, मानव गरिमा के अधिकारों पर बल देते हैं। तो अधिकारों के विषय में एक सजग वातावरण, ये पाश्चात्य दर्शन है, ये पाश्चात्य व्यवस्था है। क्योंकि जो कॉलोनियल स्टेट थे या जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, वहाँ अधिकारों का वातावरण उतना सजग तो रहा नहीं। अधिकारों का सजग वातावरण यूरोप केंद्रवाद है। आज हम लोगों ने जब उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बनाया, तो उपभोक्ता के अधिकारों की जननी देश अमेरिका है, वहाँ सबसे पहली बार उपभोक्ता के अधिकारों का जन्म हुआ। इसी तरीके से हमारे देश में जो अन्य प्रकार के अधिकारों की आरटीआई की व्याख्या, आरटीआई का कानून पारित किया गया, आरटीआई अमेरिका में लागू किया गया। सिटीजन चार्टर भारत में घोषित किए गए, सिटीजन चार्टर सबसे पहले ब्रिटेन में जन्मा। तो आज हम जितने भी अधिकारों का संदर्भ देखते हैं या आर्थिक विकास का संदर्भ देते हैं, विकास के संदर्भ में भी जो पाश्चात्य देश हैं वो तकनीक में सबसे ज़्यादा आगे हैं, चाहे परमाणु ऊर्जा की तकनीक हो, चाहे नाभिकीय हथियारों की तकनीक हो। तो विकास से लेकर सुरक्षा तक सभी क्षेत्रों में तकनीकी दृष्टिकोण से यूरो केंद्रवाद हावी है। इसलिए जो उत्तर उपनिवेशवादी राजनीतिक सिद्धांत हैं वे विविधता, बहुसांस्कृतिकवाद, इन सबको आपस में समेटे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी उनका जो टारगेट है, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो उद्देश्य है, वो टारगेट आज भी पाश्चात्य देशों से तकनीक को आयातित करना, पाश्चात्य देशों की तकनीक लेकर के आगे बढ़ना, क्योंकि स्वयं वे तकनीक में सक्षम नहीं है। प्रेरक शब्द भी है, क्योंकि उन्हें प्रेरणा देता है कि भाई आगे बढ़ करके पाश्चात्य देशों से संपर्क अच्छे बनाओ, पाश्चात्य देशों से तकनीक प्राप्त करो, पाश्चात्य देशों से संकल्पनाएं ग्रहण करो। जैसे हमें अंतरिक्ष मिशन में कामयाब होना था, तो अंतरिक्ष मिशन में कामयाब होने के लिए हमारे पास ग्लोबल नॉर्थ से ही मदद पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक उन्हीं के पास थी, हमारे पास नहीं थी। तो अमेरिका ने तो मना कर दिया था, बाद में रूस से हमें मिली, तो फिर हमने गगनयान में, हमने अंतरिक्ष अभियान में सफलता प्राप्त की। तो इस प्रकार उत्तर उपनिवेशवादी जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वे राज्य की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी हमेशा यूरो केंद्रित व्यवस्था की ओर ही झुकाव को प्रदर्शित करने पर बल देते हैं कि विकसित देशों से सहायता मिले, विकसित देशों से तकनीक मिले, विकसित देशों से सहायता मिलेंगी तो डेवलपमेंट होगा। तो इसी बात को यहाँ पर फोकस करना है। बेसिकली डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पर हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी से। ये कहता है धम्म पर बुद्ध के विचार राजनीतिक कार्रवाई को मुक्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। फैसिलिटेट्स द इमांसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। हाँ, राजनीतिक कार्यवाही में सुधार, यानी एक तरीके से पॉलिटिकल गवर्नेंस की बात कर रहा है, पॉलिटिकल गवर्नेंस की बात कर रहा है कि कैसे राजनीतिक शासन आता है, पॉलिटिकल गवर्नेंस क्या आता है। पॉलिटिकल गवर्नेंस क्या होता है हम लोग जानते हैं, राजनीतिक शासन क्या होता है। राजनीतिक शासन का मतलब है कि भाई विधि का शासन स्थापित हो, राजनीति में साफ सुथरे लोग हों, राजनीति की गुणवत्ता हो, एक अच्छा शासन हो राजनीतिक रूप से, राजनीति जवाबदेह हो, उत्तरदायी हो, तो ये पॉलिटिकल गवर्नेंस है। तो इमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्शन का मतलब है राजनीतिक कार्रवाई को मुक्त करने का मतलब है कि ये पॉलिटिकल गवर्नेंस की बात कर रहा है, यानी राजनीतिक सुधारों की बात कर रहा है। तो धम्म पर बुद्ध के विचार, धम्म पर बुद्ध के विचार क्या हैं? बुद्ध के विचार अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्ति का नैतिक उत्थान होना चाहिए। नैतिक उत्थान होने के लिए अष्टांगिक मार्ग हम लोगों ने पढ़ा है, लिखा है, आप जानते हैं, जीएस में भी पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप एथिक्स में भी कर सकते हो इस तरीके से, नैतिकता वाले में। तो अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने 8 रास्ते बताए हैं। 8 रास्ते 3 बातों पर केंद्रित हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। पढ़ा है हम लोगों ने, लिखा है कि प्रज्ञा, शील और समाधि इन पर प्रेरित हैं। सम्यक दृष्टि है, सम्यक वाक है, सम्यक आजीव है, सम्यक, तो इस तरीके से जो 8 मार्ग हैं, उन 8 मार्गों को अपना करके हम शुचिता, नैतिकता, अहिंसा, सत्य,
इन सारी बातों को, यानी हम अपने आचरण, चिंतन, हम अपने चिंतन, आचरण, कर्म में शुद्धि ला सकते हैं। जब हमारे चिंतन, आचरण और कर्म में शुद्धि आ जाएगी तो अपने आप पॉलिटिकल एक्शन अच्छा हो जाएगा, राजनीतिक कार्यवाही शुद्ध हो जाएगी। जैसा कि बुद्ध ने अपने संघ, जो संघ बनाए थे उन्होंने, उस संघ में पॉलिटिकल गवर्नेंस को लागू करने का प्रयास किया था। हालांकि धीरे धीरे फिर उसमें बाद में गिरावट आने लगी, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट यही है। ये कहता है, मिल का स्टेटमेंट है, एक लिंग की दूसरे लिंग पर विधिक अधीनस्था अपने आप में गलत है। अब मिल की बुक याद करो, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। तो मिल ने अपनी इस बुक में इस बात पर प्रश्न उत्पन्न किया है, चिंता जाहिर की है, लिखा है हम लोगों ने पूरा, तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दोगे तब भी हो जाएगा, बिना भूमिका बनाए भी सीधे तौर पर लिख दोगे तो हो जाएगा। उसी रूप में हम लोगों ने ऑलमोस्ट लिखा हुआ है इस टॉपिक को। तो अपनी बुक में मिल ने ये प्रश्न उत्पन्न किया कि विश्व की आधी आबादी पर, यानी नारी जाति पर, पुरुष का वर्चस्व क्यों है, नारियां पुरुष के अधीन क्यों है? ये अधीनता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्वयं इसका उत्तर देने का प्रयत्न किया कि निसंदेह नारियां पुरुष से जैविक रूप से भिन्न हैं। जैविक रूप से भिन्न होते हुए शिशुओं की देखभाल करने का विशेष कर्तव्य उन्हें सौंपा गया है, लेकिन शिशुओं का विशेष देखभाल करने का कर्तव्य देते समय इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया जाए, उन्हें उन व्यवसायों से वंचित कर दिया जाए, उन ऊंचे व्यवसायों से वंचित कर दिया जाए जो ऊंचे ऊंचे व्यवसाय चलाए जा रहे हैं और पुरुषों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उन्हें उन्नति के उन मार्गों से वंचित कर दिया जाए जो उन्नति के मार्ग पुरुषों को उपलब्ध कराए गए हैं। यही 3 बातें कहते हैं मिल, लिखा है हम लोगों ने, इसी फॉर्मेट में लिखा है हम लोगों ने। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें इन बातों से वंचित कर दिया जाए। इसलिए मिल इस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं, इस बात पर बल देते हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं है जो नारियों की पुरुषों की अधीनता को स्वीकार करने पर बल देता हो। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ थॉट कह सकते हो, पाश्चात्य देशों में रहा है। इसलिए उपयोगितावाद की दृष्टिकोण से ये किसी भी आधार पर उचित ठहराया नहीं जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि नारी और पुरुष के बीच जो भेद रहा है उसे समाप्त किया जाए। और इसी समानता की बात करते हुए मिल को यह श्रेय दिया जाता है कि मिल नारियों के मताधिकार के पुरजोर समर्थक रहे हैं। तो नारी अधिकारों के और नारियों के मताधिकार के पुरजोर समर्थन उन्होंने दिया है। तो यही एक बात आप में, और हाँ, ये भी बात उसमें लिखनी है कि मिल यह भी कहते हैं कि अगर विश्व की आधी आबादी को अधिकारों से वंचित करके अधीनता में रखा जाएगा तो हम संपूर्ण विकास की कल्पना कर ही नहीं सकते। वास्तव में विकास की अवधारणा तभी फलीभूत हो सकती है, विकास की संकल्पना के विषय में चिंतन तभी किया जा सकता है जब आधी आबादी को भी यह अवसर उपलब्ध कराया जाए। तो क्योंकि आधी आबादी विकास में हिस्सेदार नहीं है, केवल आधी आबादी विकास में हिस्सेदार है, तो ये विकास की अधूरी अवधारणा है। इसलिए विकास के लिए कदम तभी बढ़ाए जाएंगे जब दोनों मिल करके काम करेंगे। दोनों विकास के 2 पहिए हैं। हम लोगों ने नारियों को वंचित करके विकास की अवधारणा को एक पैर पर खड़ा करने की कोशिश की है, जबकि चलने के लिए दोनों पैर चाहिए। तो नारियों को समानता का अधिकार देकर के दोनों पैर दिए जा सकते। 4C, भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पर श्री अरबिंदो के स्वराज संबंधी विचार का गहन महत्व है। हाँ देखो, जो श्री अरबिंदो का स्वराज का विचार है, हम लोगों ने उसकी चर्चा की थी। एक तरीके से स्वराज का दर्शन, फिलॉसफी के रूप में स्वराज का विचार सबसे पहले श्री अरबिंदो ने दिया।
श्री अरबिंदो का जो स्वराज का विचार है वो दो बातों को समाहित करता है। एक तो आगे चल करके उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार दिया, इसी स्वराज के अंतर्गत लिखा है, हम लोगों ने लिखा है इसको, इसी रूप में लिखा है। निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार दिया। उस निष्क्रिय प्रतिरोध में उन्होंने स्वदेशी और बायकॉट दो बातों पर बल दिया। स्वदेशी का मतलब देश की चीज़ों को अपनाना है, और बायकॉट का मतलब है कि जो अंग्रेज थे, यूरोपीय संस्कृति थी, उनका सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, प्रशासनिक, इन सभी रूपों में उनका बायकॉट करना है, उनका विरोध करना है। तो एक तो विचार ये था। तो इस विचार में जब उन्होंने कहा कि बायकॉट करना है, किस पर करना है? सामाजिक आधार पर करना है, राजनीतिक आधार पर करना है, आर्थिक आधार पर करना है, सांस्कृतिक आधार पर करना है, तो इन सारे आधारों पर हमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है, यानी विदेशी संस्कृति का बहिष्कार करना है, विदेशी सामाजिक व्यवस्था का बहिष्कार करना है, विदेशी राजनीतिक व्यवस्था का बहिष्कार करना है। तो जो स्वराज का थॉट है, वह स्वराज का थॉट एक नए प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था पर बल देता है, जो स्वदेशी और बहिष्कार, इन दो बातों पर बल देता है। इसमें सामाजिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक है, प्रशासनिक है, सारे तरीके के बहिष्कार पर बल देता है। स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने इस स्वराज की अवधारणा को, श्री अरबिंदो ने इस स्वराज की अवधारणा को आध्यात्मिकता और नैतिकता से जोड़ने का प्रयास किया है। तो जो स्वराज का उनका विचार है वो एक तरीके से आध्यात्मिकता और नैतिकता से जुड़ा हुआ विचार है, जिसमें वो भारतीय संस्कृति को, भारत को माँ कह करके उन्होंने पुकारा है, भारत माँ का दर्जा दिया है, उन्होंने लिखा है हम लोगों ने। और इसी आधार पर उन्होंने एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद की कल्पना की है, जिसमें उन्होंने धरती को, भारत को माँ की संज्ञा दी है, और एक ऐसे समाज के निर्माण पर बल दिया है जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हो, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हो। तो इसी बात को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने जो स्वराज संबंधी विचार दिया, उस स्वराज संबंधी विचार में भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। जो सामाजिक बहिष्कार था, उस सामाजिक बहिष्कार में न केवल अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना है, बल्कि यहाँ पर जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, उन सामाजिक बुराइयों का भी हमें बहिष्कार करना है, सामाजिक बुराइयों का भी हमें समापन करना है, उनका भी खात्मा करना है। एक समतामूलक, एक नैतिक, एक आध्यात्मिक समाज की। जब आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो उसमें समानता, स्वतंत्रता जैसे उदात्त विचार अपने आप सम्मिलित हो जाते हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। ये तो खंड ए हो गया पूरा। अब खंड बी पर आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान पर ब्रिटिश छाप एज इट इज़ लिख सकते हैं हम लोग। जो नोट्स में हम लोगों ने लिखा है, हार्डग्रेव का स्टेटमेंट हमने आपको लिखाया है कि 395 आर्टिकल्स में से 25 आर्टिकल्स सीधे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। 1813 के एक्ट में पहली बार डीपीएसपी के लक्षण देखने को मिले। 1833 के एक्ट में पहली बार मूलाधिकारों के लक्षण देखने को मिले। विधायी परिषद, विधायी संस्थाओं का सृजन किया गया। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 में दी गई। प्रश्नकाल की शुरुआत की गई 1892 में, आज भी इसी तरीके से चला आ रहा है। बजट पर बहस करना, बजट पर प्रश्न पूछना, सार्वजनिक महत्व के मामलों पर प्रश्न पूछना, ये सारी जो प्रक्रियाएं अपनाई गई, जो आज हम लोगों ने अपने पूरे व्यवस्था में अपना रखा है, ये सब कुछ ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं। तो संविधान पर चूंकि पूछा गया है तो आप इन प्रश्नकाल, इन सारी बातों को नहीं लिख सकते हैं, इनकी उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी बातें जो हम लोगों ने अभी चर्चा की वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है ये तो जीएस का क्वेश्चन है।
गरीबों का पर्यावरणवाद, एनवायरमेंटलिज्म ऑफ पुअर। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इस बात पर फोकस है कि किस तरीके से पर्यावरण की संरक्षण के नाम पर गरीबों और सशक्त वर्गों के बीच भेदभाव होता रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय रहा है विगत वर्षों में, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के नाम पर गरीबों और सशक्त वर्गों के बीच भेदभाव का भी प्रचलन रहा है। जैसे चिपको आंदोलन हमने आपको बताया है कि जब गरीबों ने वहाँ के उत्तराखंड के गांव के लोगों ने अपने ही कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ पेड़ की काटने की इजाज़त मांगी, तो गांव के लोगों ने तो प्रशासनिक अधिकारियों ने मना कर दिया कि नहीं मिलेगी। लेकिन जब एक स्पोर्ट्स के सामान बनाने वाली कंपनी को पेड़ काटने की ज़रूरत थी तो 4000 पेड़ काटने की परमिशन दे दी। तो यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी तरीके से विस्थापन, जब बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाते हैं, तो उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो गरीब हैं उन गरीबों को विस्थापित कर दिया जाता है, उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था किए बिना या उनके पुनर्वास के कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू किए बिना। तो ये तरह तरह के नए नए सामाजिक आंदोलनों को जन्म देता है और यही सामाजिक आंदोलन गरीबों के पर्यावरणवाद के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है। जिला योजना समिति के कार्य, बड़े ये सब जीएस के क्वेश्चन है पूरी तरीके से ना। अब पूरा जीएस ही शुरू हो गया, समझ लो आप, पूरा जीएस ही शुरू हो गया। आर्टिकल 243 जेडी, ये जिला योजना समिति 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसके प्रावधान किए गए हैं। और आप जानते हो ये जिले स्तर पर योजना बना करके, हमने वो पूरा साइकिल आपको बताया है, ग्राम से ब्लॉक, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत से डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के पास किस तरीके से वो साइकिल, जो योजना का साइकिल है, वो योजना का साइकिल गुजरता है ग्रामीण क्षेत्रों से, फिर इसी तरीके से अर्बन एरिया से और रूरल एरिया से। ग्राम पंचायतें योजनाएं बनाकर ब्लॉक को भेजती हैं, ब्लॉक उन योजनाओं को कंसोलिडेट करता है, जिला स्तर की पंचायत को भेजता है, जिला स्तर की पंचायत योजनाओं को कंसोलिडेट करके एक योजना बना करके डीपीसी को भेजती हैं। इसी तरीके से जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, अर्बन यूनिट्स हैं, वे भी अपनी अपनी योजनाएं बना के डीपीसी को भेजती हैं और डीपीसी पूरे ज़िले के विकास के लिए एक योजना बना करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है, राज्य सरकार को भेजता है और राज्य सरकार इसी प्रकार से जिलों से योजनाएं प्राप्त करके पूरे राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाती हैं। यह विकेंद्रित नियोजन का उदाहरण है। इस विकेंद्रित नियोजन के माध्यम से लोगों को अपनी योजना की प्रक्रिया में स्वयं भागीदारी होने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है इसमें। कार्य के रूप में तो एक ही दो कार्य हैं और उन कार्यों के रूप में योजना बनाकर भेजना और जो जिले स्तर के संसाधन हैं उन संसाधनों का आकलन करके उन योजनाओं को उन संसाधनों से इंटीग्रेट करना, जोड़ना। तो इसलिए कार्यों के रूप में ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये भी हमें यहाँ पर बता देनी। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा। सत्याग्रह और भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म, ये भी बहुत आसान है। गांधी जी का प्रयोग है, आप जानते हैं। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने प्रयोग किया था सत्य के प्रति आग्रह, सत्याग्रह। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ किया। फिर उन्होंने भारत में आकर के यहाँ पर दो चीज़ों के प्रति, एक तो अंग्रेज़ों के प्रति उन्होंने सत्याग्रह किया, दूसरी सामाजिक बुराइयों के प्रति उन्होंने सत्याग्रह किए। सामाजिक बुराइयाँ जैसे अस्पृश्यता है, छुआछूत है ना, पहले समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। तो जो सामाजिक बुराइयाँ थीं, अस्पृश्यता जैसी, छुआछूत जैसी, ऐसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के प्रति भी उन्होंने सत्याग्रह का विचार दिया। गांधी जी का ये मानना था कि जो सत्याग्रह है वो स्वयं को कष्ट देकर के परिणाम प्राप्त करने पर बल देता है, बजाय दूसरों को कष्ट दे करके। ये अहिंसा, सत्य और अहिंसा पर आधारित है। यह मानकर चलता है कि अगर हम सत्य और अहिंसा के आधार पर दूसरों के विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं तो ये सही तरीके से लाया गया परिवर्तन है। हिंसा के आधार पर जो परिवर्तन लाया जाता है वो परिवर्तन का सही तरीका नहीं है। परिवर्तन का सही तरीका वो है जो अहिंसा के
आधार पर लेकर आया जाता है। तो अहिंसा और सत्य के आधार पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद में एक राष्ट्रवादी आंदोलन की एक नई अलख जगाई, एक नई ज्योति जगाई, जिसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसी सत्याग्रह के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा दी। और उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि वे अपने सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन कर सकें और हृदय परिवर्तन करते हुए सत्ता के हस्तांतरण को वे सफल बना सकें। एक ये थॉट प्रोसेस था। और दूसरा जो उस समय की जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे हमने छुआछूत आदि बताया, तो उन सामाजिक बुराइयों के प्रति भी सत्याग्रह था, जिससे कि उन सामाजिक बुराइयों के प्रति जो लोगों के दृष्टिकोण रहे हैं उन दृष्टिकोणों में सुधार लाया जाए, परिवर्तन लाया जाए और उन्हें बेहतर आचरण करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये सत्याग्रह। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ओ माय गॉड। तो अब आप देख लीजिए, जीएस का पेपर कर रहे हैं या पीएसआईआर का पेपर कर रहे हैं, आपको ये देख करके सहज अनुमान लग जाएगा कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल जनरल स्टडीज़ जैसे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पर टिप्पणी करनी है तो आप लिखेंगे इसमें कि अब क्या बताएं, इसमें तो आप सब कुछ जानते हैं। 1993 में गठन किया गया और 102वें 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 के माध्यम से इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। क्या कार्य हैं इसके, वो सारे कार्य आप बता देंगे कि यह जो अल्पसंख्यक हैं, अच्छा नहीं, अल्पसंख्यक है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है। मैं बैकवर्ड क्लासेस समझ गया, सॉरी, इसको वापस करते हैं, है ना। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है ये। मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बता दिया आपको, सॉरी। तो इसको आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में लीजिए। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के विषय में अब इसको दूसरे तरीके से लिखना है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था। मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दीबाजी में मुझे लगा कि ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, सांविधिक आयोग है, कानूनी आयोग है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत गठित किया गया है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के रक्षा के लिए इसका गठन किया गया है और समय समय पर इसने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुझाव दिए हैं। एक परामर्शी संस्था है। यह पीड़ितों को न तो राहत दे सकता है, न दोषियों को दंडित कर सकता है और न ही किसी मामले विशेष में इसके पास जांच करने के लिए पुलिस जैसी शक्तियां सौंपी गई हैं। ऐसे कोई अधिकार इसके पास नहीं है, लेकिन यह लोगों की शिकायतों का संज्ञान ले सकता है। उन शिकायतों के समाधान के विषय में सरकार से कार्यवाहियों की सिफारिश कर सकता है। विगत वर्षों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने देश के अलग अलग भागों में यदि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कोई संकट उत्पन्न हुआ है तो इस संदर्भ में सरकार को इसने सिफारिशें की हैं और सरकार ने उनकी सिफारिशों का संज्ञान भी लिया है और इस प्रकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए यह एक उपयोगी संस्था रहा है। यद्यपि, ये भी लिखोगे, यद्यपि कहीं भी अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है, किन आधारों पर अल्पसंख्यक किसी को घोषित किया जाएगा यह क्राइटेरिया बनाया नहीं गया है। इन सीमाओं के बावजूद भी अल्पसंख्यक आयोग ने अपने दिए गए निर्दिष्ट क्षेत्र में बेहतर भूमिका निभाई है। तो ये लिख दोगे यहाँ पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में। अब इसके बाद देखो 6th क्वेश्चन है, 74th संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का विवेचन कीजिए और क्या आपके विचार में यह अधिनियम एक अधूरा स्वप्न है, तो इसकी समीक्षा करनी है। हमने आपको बताया है जैसे 73rd करते हैं वैसे 74th करते हैं, तो आप बताएंगे प्रावधान क्या हैं। तो प्रावधान तो बिल्कुल एकदम फैक्ट की लिखना है एक तरीके से कि पूरे देश में नगर पालिकाओं की संरचना में यह नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है, नगर पालिकाओं के
संरचना में एकरूपता लाने का प्रयत्न किया गया है। 4 प्रकार से नगरों का वर्गीकरण किया गया है, महानगर, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, संक्रमणकालीन क्षेत्र। 3 प्रकार की नगर पालिकाएँ बनाई गई हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। इनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। कैसे इन्हें कमज़ोर वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा, तो उसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है, राज्य दे सकता है। महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण है। इसके अलावा कार्यकाल को संरक्षण दे दिया गया है। राज्य सरकारें मनमाने तरीके से इन्हें विघटित नहीं कर सकती, भंग नहीं कर सकती। कार्यकाल समाप्त होने से पहले निर्वाचन जरूरी है, भंग होने की दशा में 6 महीने के भीतर निर्वाचन जरूरी है। इनका निर्वाचन निष्पक्ष बनाए रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। उसकी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उसको नियुक्त करने का अधिकार तो राज्यपाल को दिया गया है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने रखने के लिए आर्टिकल 243 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। उसकी सिफारिशों पर नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए राज्य की संचित निधि से उन्हें धन का आवंटन किया जाता है, सहायता अनुदान दिया जाता है। नगर पालिकाओं को क्षमतावान बनाने के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, उसमें 18 सब्जेक्ट बताए गए हैं, उन पर उन्हें शक्तियां सौंपी गई। यही सारे प्रावधान हैं। तो ये सब लिखोगे। फिर लिखा है कि क्या यह एक अधूरा स्वप्न है, यही पूछा है। हाँ, क्या यह एक अधूरा स्वप्न है, तो आप लिखोगे नहीं। प्रावधानों के लागू होने के बाद नगर पालिकाओं के कार्य करने की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, तीव्र परिवर्तन आया है। यद्यपि कुछ समस्याएं अवश्य हैं, यदि इन समस्याओं को दूर कर लिया जाए तो परिवर्तनों की गति तीव्र हो सकती है। समस्याएं क्या हैं? 2-4-6 मेन समस्याएं लिख सकते हो कि करप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट देने में करप्शन है, राजनीति का अपराधीकरण है, लोगों की भागीदारी और जागरूकता का अभाव है। शहर में जो रहने वाले लोग हैं उनमें से ज़्यादातर दूसरे क्षेत्रों से आए हुए लोग होते हैं, जिनका शहर के प्रति कोई लगाव नहीं होता। जो लेखांकन और लेखा परीक्षण की पद्धति है वो दोषपूर्ण पद्धति है। रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, व्यवहार में सब कुछ अच्छा नहीं होता। तो ये सब कुछ मोटे से, क्योंकि फिर प्रावधान में ही आपके काफ़ी समय निकल जाएंगे, काफ़ी शब्द सीमा हो जाएगी। शब्द सीमा क्रॉस नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि बाकी क्वेश्चन का समय चला जाएगा अगर हम शब्द सीमा क्रॉस करेंगे तो इसमें तो बहुत लंबा आंसर लिखा जा सकता है, क्योंकि 300 शब्दों का पूरा है ये लिखने के लिए ये आंसर। तो ऐसी दशा में आपको 300 अप्रोच नहीं करना है, कम ही रखो। तो आप ये कुछ सीमाएं लिख करके और बताओगे कि अगर इन कमियों को दूर कर दिया जाए तो इसके बेहतर इसकी भूमिका को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। जीएस है, ये सब जीएस है। अब देखो ये भी है नीति आयोग, ये भी जीएस का क्वेश्चन है। नीति आयोग एक साझा दृष्टिकोण के साथ पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो आप बताओगे कि भारत में योजना के पुनर्गठन की कल्पना कैसे करता है? पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन। तो अब रीऑर्गेनाइजेशन इसलिए क्योंकि नीति आयोग के पहले आप लिखोगे, नीति आयोग के पूर्व योजना आयोग था, जो वास्तव में देश में योजना निर्माण करने का कार्य करता था। किंतु इसके समापन के पश्चात नीति आयोग का गठन एक योजना निर्माण करने वाली संस्था के बजाय योजनाओं के निर्माण के लिए एक थिंक टैंक के रूप में किया गया है, जो योजनाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को एक विशेषज्ञ परामर्श देने वाली संस्था के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में सहकारी संघवाद, देश में प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाना है। यह विकास के विभिन्न पहलुओं की जांच करता है, विकास के विभिन्न अपेक्षाओं की जांच करता है और उस पर सरकार से विशेषज्ञ परामर्श, विशेषज्ञ सुझाव उपलब्ध कराता है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की शुरुआत की गई है, यह नीति आयोग के सुझावों के माध्यम से ही लागू किया गया है। लोक सेवाओं में लेटरल एंट्री की शुरुआत की गई है, यह नीति आयोग की सिफारिश के पश्चात ही किया गया है। नीति आयोग ने ही वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव भी दे रखा है। तो एक बदलते हुए भारत के लिए, एक भारत की प्रभावशाली शासन व्यवस्था के लिए
क्या भविष्य के दृष्टिकोण से क्या क्या विचार उचित हो सकते हैं, उस रूप में नीति आयोग अपनी भूमिका का प्रभावी तरीके से निर्वाह करता रहा है। तो यही हमें बताना है कि ये किस तरीके से पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो जितना मैंने बताया। अब ये कहता है भारत का संविधान किसी राष्ट्र की आधारशिला है। ओ माय गॉड, इतना आसान सा क्वेश्चन है ये। किसी राष्ट्र नहीं, राष्ट्र की आधारशिला है। राष्ट्र, किसी राष्ट्र तो नहीं होगा। भारत का संविधान हमारे ही राष्ट्र की आधारशिला है, किसी दूसरे राष्ट्र की आधारशिला नहीं हो सकता। तो किसी नहीं होगा। भारत का संविधान राष्ट्र की आधारशिला है। ग्रेनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट है। तो संविधान का महत्व तो बताना है हमें बताना है कि भारतीय संविधान हमारे सरकारों के निर्माण और संचालन के लिए प्रेरणा स्रोत है। वह आदर्शों का और सिद्धांतों का निर्माण करता है। संविधान जिन आदर्शों और सिद्धांतों का उद्बोधन करता है, प्रकटीकरण करता है, उन्हीं के आधार पर सरकारों का निर्माण किया जाता है और सरकारों का संचालन किया जाता है। भारतीय संविधान ऐसे ही उदात्त दर्शन, ऐसे ही उदात्त चिंतन, ऐसे ही उदात्त संकल्पनाओं से ओतप्रोत है, जिसने हमारे राष्ट्र को एक प्रगतिशील राष्ट्र बनाने के रूप में योगदान दिया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका भारतीय राज व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करती है, जिसमें प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर यह हमारे राज व्यवस्था के उद्देश्यों का वर्णन करती है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे उदात्त दर्शनों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान नागरिकों के कर्तव्यों को शामिल करता है, नागरिकों के अधिकार प्रदान करता है और राज्य के नैतिक कर्तव्यों का भी प्रतिपादन करता है, जिससे राज्य एक कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। ये कल्याणकारी उद्देश्य उदारवादी, बौद्धिक और प्रगतिशील चिंतनों पर भी आधारित हैं। गांधीवादी दर्शन, समाजवादी दर्शन और उदारवादी प्रगतिशील बौद्धिक दर्शनों पर भी आधारित हैं। इन्हीं बातों को लिख देना है तो बड़ा आसानी से आपको एक तरीके से जीएस जैसा ही क्वेश्चन है सारा। लो देखो, जीएस का एक और क्वेश्चन आ गया। क्या भारतीय संघवाद की वास्तविक कार्यप्रणाली भारतीय राज व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के अनुरूप है? नहीं, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के अनुरूप तो नहीं है। वास्तव में संघवाद है, लेकिन मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाली है, बस ये बात है। तो इसमें हमें ये नहीं बताना है कि राज व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के अनुरूप है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। ये जरूर बताना है कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मजबूत है, लेकिन केवल और केवल केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं है। तो आप इसमें बताएंगे कि हमारी जो भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद पर आधारित है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित है, और इस सहकारी संघवाद में संघ और राज्य दोनों के सहयोग पर बल दिया जाता है, लेकिन संघ और राज्य के इस सहयोग की व्यवस्था में विखंडनकारी चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, और उन विखंडनकारी चुनौतियों का दमन करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में यह स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि हमने जानबूझ करके केंद्र को शक्तिशाली बनाया है, जिससे इन विखंडनकारी ताकतों का दमन किया जा सके। वर्तमान समय में आतंकवाद, खालिस्तान, पूर्वोत्तर के उग्रवाद, जम्मू कश्मीर के आतंकवाद, नक्सलवाद, वाम उग्रवाद, इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र का शक्तिशाली होना, केंद्र का मजबूत होना आवश्यक प्रतीत होता है, जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कल्पना की थी। इस उद्देश्य के लिए, केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी लक्षण शामिल किए गए हैं जो एकात्मक राज्य के लक्षण होते हैं। लेकिन ये एकात्मक राज्य के लक्षण भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं नहीं हैं। भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं संघीय विशेषताएं हैं, फेडरल फीचर्स हैं। इसीलिए एसआर बॉम्बई का एग्जाम्पल दे दोगे, लिख दोगे, लिखाया भी है हमने, ये लिखाया है। एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ के मामले में
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघीय घोषित किया है। यद्यपि हमारा यह संघीय ढांचा केंद्रीकरण की शक्तिशाली प्रवृत्तियों को शामिल करता है, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता के लिए यह आवश्यक है। तो ये इसी रूप में आप इस आंसर को फ्रेम कर देंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, जीएस है, सब जीएस है। अब देखो अगला जीएस का क्वेश्चन आ गया, मतलब पीएसआईआर है लेकिन जनरल स्टडीज जैसा है। अगला देखो, कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का मुख्य लक्ष्य नागरिकों में नागरिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करना है। लिखाया है सब, जीएस में भी लिखाया है और ये सब तो जीएस में भी लिखा रखा है और पीएसआईआर में भी लिखा रखा है, दोनों में भी लिखा रखा है। तो ये कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का मूल लक्ष्य नागरिकों में नागरिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करना है। तो अब बताओगे, लिखाया है हमने कि मूल कर्तव्य नागरिकों को सभ्य नागरिक बनाते हैं और इस प्रकार सभ्य समाज स्थापित करने का अवसर उत्पन्न करते हैं, नागरिकों के आचरण को सुधारने में योगदान देते हैं, नागरिकों के आचरण में उत्तरदायित्व की भावना पैदा करते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपने जिम्मेदारियों को निभा सकता है, अपने उत्तरदायित्वों को निभा सकता है। जैसे अब उसमें एग्जाम्पल दे दो, जैसे मैंने लिखाया है, जैसे लिखाया है बस उसी तरीके से एग्जाम्पल दे दो कि हिंसा से दूर रहना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, प्राणी मात्र के प्रति दया करना, जीवों पर दया करना, सामाजिक जो हमारा सामाजिक संस्कृति है उस सामाजिक संस्कृति के महत्व को समझना और उसे बनाए रखना, ऐसे आचरण का परित्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना इत्यादि, ये तमाम बातें हैं। तो ये सारी बातें आपको लिख करके उसमें समझा देना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। अब अगला कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट आह्वान है, शिक्षित हो, आंदोलन करो और संगठित हो। नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में दलित आंदोलन की रणनीति बनाता है। सिविल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी का मतलब है कि समानता हो, स्वतंत्रता हो, मानव गरिमा हो, है ना, ये सारे अधिकारों से युक्त हो। इन्हीं सारे अधिकारों से युक्त जो विचार हैं उनको सिविल लिबर्टी कहा जाता है। तो समानता, स्वतंत्रता, मानव गरिमा से जुड़े हुए अधिकारों को प्राप्त करने की दिशा में, यानी नागरिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने की दिशा में दलित आंदोलन की रणनीति बनाता है। तो जो आज का दलित आंदोलन है वो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर चलता है पूरे देश में। जहाँ भी दलितों का आंदोलन है वो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर चलता है। और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, उन्होंने ये स्पष्ट आह्वान किया, उन्होंने कहा जो परंपरागत बेड़ियां हैं उनको तोड़ो और परंपरागत बेड़ियों को तोड़ते हुए शिक्षित बनो, एजुकेट बनो। शिक्षा केवल परंपरागत तरीके से शिक्षा केवल कुछ लोगों तक सीमित थी, उच्च शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सब लोग शिक्षा प्राप्त करो, उच्च शिक्षा प्राप्त करो। इसलिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करो। जो परंपरागत कार्य है उन परंपरागत कार्यों को छोड़ो। जो परंपरागत आजीविका के साधन हैं, कूड़ा हटाना और ये इस तरीके से सफाई करना, उन परंपरागत आजीविका के साधन छोड़ो। परंपरागत आजीविका के साधन छोड़ करके आजीविका के नए साधन, उदारवादी साधन, प्रगतिशील साधनों को अपनाओ, जो सब अपना रहे हैं। लेकिन इसके लिए शिक्षित होना बेहद जरूरी है और शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ हमें संगठित होकर के प्रयास करना होगा, जिससे यह लाभ केवल एक व्यक्ति, एक छोटे से समूह तक सीमित न रह जाए, बल्कि यह लाभ समूचे समुदाय को मिले जो वंचित हैं, समूचे समुदाय के लिए मिले। इसलिए संगठित होना जरूरी है और इसके लिए हमें आगे आना जरूरी है। और अगर हमें ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो हमें इसके लिए अपने अधिकारों की मांग भी करनी होगी, यानी सामाजिक आंदोलन को भी आगे बढ़ाना होगा। तो ये अंबेडकर जी ने जो ये बातें की कि आपको
परंपरागत तरीके से सोच, परंपरागत तरीके की पढ़ाई, परंपरागत तरीके का व्यवसाय, कारोबार, ये सब छोड़ना होगा और नए और जो आधुनिक व्यापार कारोबार हैं, उन सब में आपको शामिल होना होगा। इसके लिए आपको शिक्षा और उच्च शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर में हम लोगों ने पढ़ा है तो लिखा है इस बात को। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन कहता है, जातिगत राजनीति का उदय का श्रेय क्षेत्रीय आकांक्षाओं और चुनावी अभिव्यक्तियों दोनों को दिया जा सकता है, टिप्पणी कीजिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत आसान से प्रश्न है। तो हम लोगों ने लिखा भी है, पढ़ा भी है, हम लोग जानते हैं कि जो क्षेत्रीय राजनीति का उभार है वो संकीर्ण आधारों पर हुआ, भाषा के आधार पर हुआ, जाति के आधार पर हुआ, तमाम आधारों पर हुआ। तो यहाँ हमें केवल जातिगत लिखना है। हमारा जो प्रश्न है वो जातिगत है। जातिगत राजनीति के उदय का श्रेय क्षेत्रीय आकांक्षाओं और चुनावी अभिव्यक्ति दोनों बातों को। तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब यहाँ पर क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब है कि जब अनइवन तरीके से विकास के लाभों का वितरण हुआ, यानी विकास के लाभों का असमान वितरण हुआ, तो उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया। उन क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए राजनीतिक सहारा लिया गया और उस राजनीति को लोकप्रिय बनाने के लिए संकीर्ण आधारों का सहारा लिया गया। जहां भाषा के आधार पर लिया जा सकता था वहां भाषा का सहारा लिया गया, जहां जाति का सहारा लिया जा सकता था वहां जाति का सहारा लिया गया और जाति के आधार पर लोगों को संगठित करके क्षेत्रीय आकांक्षाओं को उभार दिया गया, क्षेत्रीय मुद्दों को उभार दिया गया जो वास्तव में विकास के अभावों, विकास के वंचन जैसी समस्याओं से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे ऐसे मुद्दों को, शुरुआती दौर में ये राजनीतिक आंदोलन के मुद्दे बनते रहे, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ ये चुनावी अभिव्यक्तियां बन गए और ये चुनाव का आधार बन गए। और अब चुनावों में जाति के आधार पर बड़े पैमाने पर वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। वोटों का यह ध्रुवीकरण पूरे देश के चुनावी राजनीति को व्यापक तरीके से प्रभावित करता है। वास्तव में वोट जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होता रहा है और जातीय समीकरणों के आधार पर ही प्रत्याशियों की घोषणा होती रही है। जातीय समीकरणों के आधार पर ही प्रत्याशियों के विजय और पराजय का निष्कर्ष निकाला जाता रहा है या प्रत्याशी पराजित और विजय प्राप्त करते रहे हैं। तो ये इन सारी बातों को आपको एक्सप्लेन करना है जो व्यावहारिक घटनाक्रम है। आप सब जीएस का क्वेश्चन है, बिना पढ़े लिख सकते हो, ये सब बिना पढ़े लिख सकते हो। अगला है 1989 1999, यानी पीएसआई। बिना पढ़े का मतलब ये नहीं कि बिना पढ़ाई लिखाई किए सोते सोते, बिना पढ़े लिखे का मतलब है बिना पीएसआईआर पढ़े कर सकते हो ये सारे क्वेश्चन। तो आप देखो, अगर पूरे क्वेश्चन पेपर में पीएसआईआर पढ़ने की ज़रूरत बहुत कम टॉपिक पर है आपको। अगर आप अच्छे पेपर रीडर हैं, पॉलिटी की भी समझ अच्छी है, तो आपको पीएसआईआर में पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। या दूसरा पहलू ये भी है कि अगर पीएसआईआर अच्छी तरीके से तैयार है तो पॉलिटी का पेन रिलीज हो जाता है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो 1989 और 1990 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दलीय प्रणाली में युगांतकारी परिवर्तन किए हैं। इस दौर की दलीय प्रणाली में निहित मुख्य राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को चिन्हित कीजिए। तो अब सबसे बड़ा जो चेंज था वो गठबंधन था। गठबंधन का युग शुरू हुआ, कोalition गवर्नमेंट का युग शुरू हुआ 1989 से 1999 के दौरान। और इस गठबंधन के युग में राजनीति के भ्रष्टाचार, राजनीति के अपराधीकरण, क्योंकि दलीय प्रणाली में पूछ रहा है ना, दलीय प्रणाली में जो राष्ट्रीय प्रवृत्तियां आई हैं, तो दलीय प्रणाली में राजनीतिक स्वार्थ तेजी से बढ़ा, राजनीतिक बुराइयां ही हैं ज़्यादातर, राजनीतिक स्वार्थ तेजी से बढ़ा, राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ा, राजनीति में अपराधीकरण बढ़ा। इसी दौरान एन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी 1995 में, आप वो भी
लिख सकते हो। एन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट आई जिसने बताया कि राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं और अपराधियों से साठगांठ है, और अपराधियों प्रशासनिक अधिकारियों के भी इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। दल बदल का दोष बड़ी तेज़ी से उभरा। 1 वोट से सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो और इस बात पे गिर गई थी क्योंकि जो तमिलनाडु की नेता थी जयललिता, जिन्होंने समर्थन दिया था, वो कह रही थी कि वित्त मंत्री मेरे आदमी को बनाओ। प्रधानमंत्री कह रहे थे नहीं, वित्त मंत्री मेरा आदमी होगा। बस उन्होंने समर्थन खींच लिया, सरकार गिर गई। तो बड़े विचित्र विचित्र से लक्षण देखने को मिले। इसके अलावा जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का शासन था, उसमें क्षेत्रीय दलों की भागीदारी बहुत तेज़ी से बढ़ी, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भागीदारी बहुत तेज़ी से बढ़ी। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होने लगी। जो राष्ट्रीय दल थे, वे राष्ट्रीय दल भी क्षेत्रीय हितों के सामने झुकने लगे, और राष्ट्रीय आधार पर चिंतन करने के बजाय क्षेत्रीय दलों के चिंतन को प्रमुखता देते हुए सरकार चलाई जाने लगी। तो ये एक तरीके से दलीय प्रणाली में गिरावट का प्रतीक माना जाता है, डिक्लाइन है एक तरीके का ये पूरा जो युग था। अब अगला कह रहा है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विगत कुछ वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय एक नीति विकास मंच के रूप में निर्मित हुआ है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए, यानी कुछ एक उदाहरण भी दे दीजिए आप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नीति विकास मंच का मतलब यह है कि जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायालय केवल न्याय नहीं कर रहा है, बल्कि न्यायालय निर्णय दे रहा है, न्यायालय नीतियां बना रहा है। न्यायालय जो निर्णय ले रहा है वही कानून बन रहे हैं, न्यायालय जो निर्णय ले रहा है वही नीतियां बन रही हैं। तो विगत कुछ वर्षों की बात है, तो आप बताएंगे कि विगत वर्षों में जनहित याचिका की अवधारणा का जन्म हुआ। जनहित याचिका की अवधारणा के माध्यम से न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिला। परिणाम स्वरूप न्यायालय ने न्याय देने के अतिरिक्त कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभानी प्रारंभ कर दी, जिसके माध्यम से अगर सरकारें प्रभावी निर्णय नहीं ले रही हैं, संसद प्रभावी कानून नहीं बना रही है, तो न्यायपालिका ने इस दिशा में भूमिका निभानी शुरू कर दी। अब इसमें बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कुछ लिखाए हैं आपको। पुलिस सुधार के लिए 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन करना उच्चतम न्यायालय के द्वारा। TSR सुब्रमण्यम के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सिविल सेवकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए कि भाई कैसे वो भूमिका निभा सकते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं के दबाव से बच सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं। दिल्ली में कूड़ा उठाने के बारे में डायरेक्शन आए हैं। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के बारे में डायरेक्शन आए हैं। दिवाली के दौरान पटाखा जलाने के बारे में डायरेक्शन आए हैं। तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में अब सुप्रीम कोर्ट ने भूमिका निभाई है, और उस भूमिका के आधार पर ही काम किए जा रहे हैं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए सबसे पहले डिक्लेरेशन उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया, फिर बाद में संसद ने उसी को आधार मानकर कानून बना दिया। बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए पुनर्वास नीति की घोषणा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से की, फिर उसी को ले चल के आगे कंटिन्यू कर दिया गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। सामाजिक रूप में आप सहजीवन, लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने दी। खाप पंचायतों को अवैध सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया, जबकि ये सब काम संसद के काम थे, ये सारे संसद के काम थे, लेकिन ये काम संसद ने नहीं किया, ये काम न्यायालय ने किया। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे करके जस्टिफाई कर सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय न्याय देने के साथ साथ न्यायिक सक्रियता का परिचय दे रहा है, जिसको यह कहा जा सकता है कि नीति विकास मंच के रूप में भी वह समय समय पर निर्मित हुआ है। यद्यपि यह न्यायिक सक्रियता है और लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात यही है कि सभी शक्तियां अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करें। ये भी लिख देना है अंत में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, सारे के सारे।
उम्मीद है कि आपको इससे गाइडलाइंस मिली होंगी, आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है, क्वेश्चन में क्या लिखना है। आप इस आधार पर अपने घर पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं और आंसर को जो गाइडलाइंस यहाँ बताई गई हैं, जो डायरेक्शंस यहाँ बताए गए हैं, उस आधार पर आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। कुछ और भी बातें जो एडिशनल आपको मिलें जो करंट को पढ़ने के दौरान, जब भी आप पढ़ रहे हों, करंट में नई नई घटनाएं आगे घटती रहेंगी, तो उन नई नई घटनाओं को भी आगे जोड़ा जा सकता है, थॉट्स और थ्योरीज वाले पार्ट को छोड़ करके। जो ये इंडियन पॉलिटिक्स वाला पार्ट है, इसमें आप करंट के इवेंट को भी ऐड कर सकते हैं। जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट था, वहाँ गुंजाइश नहीं थी। रॉल्स पढ़ रहे हैं और इन सारी बुद्ध का धम्म पढ़ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में आवश्यकता तो नहीं है। ये पूरा PSIR के पेपर का डिस्कशन था। पेपर बहुत आसान है, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ऐसा ही आता है, ऐसा नहीं है कि इसी बार आया है। पेपर ऑलमोस्ट ऐसा ही पूछा जाता है। पिछले वर्ष भी पेपर ऐसा ही पूछा गया था। पेपर का जो कलेवर है, पेपर का जो अप्रोच है, पेपर का जो लेवल है, वो ऑलमोस्ट ऐसा ही था। तो जैसा पिछले वर्ष का पेपर था, वैसा इस बार भी है। पेपर बिल्कुल टफ नहीं है। पेपर बहुत आसान भी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपको कम समय में ये सब कुछ लिखना है। जब ज़्यादा आता रहता है तो आप भावनाओं में बहकर बहुत ज़्यादा लिख जाते हैं, और लिख जाते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन बहुत छूटते हैं तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपकी अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह कंडक्ट होती हैं, वो इसीलिए कंडक्ट होती हैं जिससे आप अपने को इम्प्रूव कर सकें, टाइम मैनेज करना सीख सकें, क्या क्या गलतियां आप यहाँ कर रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में करने से बच सकें। तो इन सारी बातों का उद्देश्य यही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपको आपके तैयारी में सहायता देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रश्न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इस डिस्कशन को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा अभी सेकंड पेपर का भी डिस्कशन है। ये PSIR का फर्स्ट पेपर का डिस्कशन था। अब इसके बाद हम लोग PSIR के सेकंड पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।